तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। ये एक्ट इंडियन कंपनीज के लिए एक नींव यानी फाउंडेशन की तरह है और हम इसके बेसिक्स को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ये आपके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के पेपर का एक अहम हिस्सा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है, इस नए एक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 पहले से था, तो एक नया इतना कॉम्प्रिहेंसिव लॉ क्यों बनाया गया? इंडिया में पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह बदल गई, लेकिन लॉ पुराना ही रहा। ऊपर से 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, जिसने पुराने लॉ की कमियों को उजागर कर दिया। तब यह जरूरी हो गया कि एक नया मॉडर्न लॉ लाया जाए। इसलिए 2013 एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। कंसोलिडेट का मतलब है सारे पुराने चेंजेस को एक जगह लाना, और अमेंड का मतलब है जरूरी सुधार करके उसे आज के टाइम के लिए रिलेवेंट बनाना। तो आखिर ये नया लॉ बना कैसे? आइए देखते हैं। इसका एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस था। कोई भी लॉ अचानक नहीं आता, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा से पास होना पड़ता है। ये प्रोसेस एक बिल से शुरू होता है और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद एक एक्ट बनने तक जाता है। ये 2 डेट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखें। 29 अगस्त 2013 को इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट यानी फाइनल अप्रूवल मिला। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करते हैं, कोई भी बिल एक एक्ट बन जाता है और ठीक अगले दिन 30 अगस्त को इसे ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया। गजट गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है, जिसमें किसी लॉ के नोटिफाई होने का मतलब है कि अब ये पूरे देश में ऑफिशियल लॉ बन गया है। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा एक्ट एक साथ 30 अगस्त को लागू नहीं हुआ। इतना बड़ा एक्ट जिसमें 470 सेक्शंस हैं, उसको एक दिन में इंप्लीमेंट करना कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इसे फेजेस में यानी टुकड़ों में इंट्रोड्यूस किया गया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टैगर्ड कमेंसमेंट। इसका सिंपल मतलब है कि एक्ट के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग डेट्स पर एनफोर्स किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कंपनीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को नए रूल्स समझने और उन्हें अपनी वर्किंग में अडैप्ट करने का पूरा टाइम मिल सके। इससे सिस्टम पर एकदम से बर्डन नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 1 to 30 अगस्त को ही लागू हो गया, जिसमें एक्ट का नाम और उसको बताया गया है। फिर 12 सितंबर 2013 को 98 सेक्शंस और इन्फोर्स किए गए, और 1 अप्रैल 2014 से, जो कि फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन होता है, एक बहुत बड़ा चंक यानी 143 सेक्शंस और इन्फोर्स हुए। इस तरह धीरे धीरे करके पूरा एक्ट इंप्लीमेंट किया गया। अब इस एक्ट के स्ट्रक्चर को आराम से समझते हैं। ये नंबर्स आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन पर जरूर ध्यान देना। इस एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं। हर सेक्शन एक स्पेसिफिक रूल या प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेक्शन बताएगा कि कंपनी कैसे बनानी है, दूसरा बताएगा कि डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या हैं, और कोई तीसरा सेक्शन शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के रूल्स सेट करेगा। ये 470 सेक्शंस 29 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। ऐसा करने से एक्ट को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का एक पूरा चैप्टर है, तो ऑडिट से रिलेटेड सारे सेक्शंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। इसी तरह मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अलग चैप्टर है। और इसके साथ 7 शेड्यूल्स भी हैं। शेड्यूल्स बेसिकली एक्ट के एंड में दिए गए एनेक्सेस होते हैं, जो प्रैक्टिकल डिटेल्स, लिस्ट्स या फॉर्मेट्स प्रोवाइड करते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है शेड्यूल 3, जो बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसा होगा। एक और एग्जाम्पल है शेड्यूल वी, जो डायरेक्टर्स की सैलरी यानी रेम्यूनरेशन के बारे में बताता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये एक्ट अकेला काम नहीं करता। ये एक रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है। इसका मतलब है कि एक्ट बताता है क्या करना है, जैसे आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, लेकिन रूल्स बताते हैं कैसे करना है, जैसे किस फॉर्म में फाइल करना है, कब तक करना है और कितनी फीस के साथ करना है। एक्ट पार्लियामेंट पास करती है और रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कंप्लायंस के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। चलिए, अब आते हैं इस एक्ट के 2 आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर। ये एक्ट कहां तक अप्लाई होता है और इसका मेन पर्पस क्या है। सेक्शन 1 बिल्कुल साफ कहता है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये लॉ पूरे देश में, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, हर कंपनी पर एक समान यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। चाहे कंपनी मुंबई में हो या मणिपुर में, सबके लिए रूल्स सेम हैं। इससे बिजनेस करना आसान होता है और कंप्लायंस स्टैंडर्डाइज हो जाती है। ये स्लाइड एक्ट के मेन गोल्स को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। इसका पर्पस सिर्फ कंपनीज को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाना है।
इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, यानी कंपनीज में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी लाना, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना ताकि बिजनेस करना आसान हो, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स खासकर छोटे इन्वेस्टर्स के पैसों को प्रोटेक्ट करना और इन सब से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना। एसेंशियली ये एक्ट सिर्फ एक रूल बुक नहीं बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप करने वाला एक पावरफुल टूल। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये कंपनीज एक्ट 2013 ये लागू किस किस पर होता है, कौन सी एंटिटीज हैं जिन पर ये अप्लाई होता है। तो इसकी जो सबसे पहली और सबसे बेसिक कैटेगरी है वो है कोर एप्लीकेशन। लेट्स सी कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको इसके रूल्स फॉलो करना कंपल्सरी है। ऑलराइट, सो एक्ट कहता क्या है? देखिए, कंपनी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इसके हिसाब से कंपनी मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो या तो इस एक्ट यानी द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी हो या फिर किसी भी पुराने कंपनी लॉ के अंडर यानी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो। ये दोनों ही कंपनी कहलाएंगे। सिंपल, राइट? और हाँ, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। चलिए इसको ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से पकड़ते हैं। सोचो, एक तरफ है हमारे पास टाटा स्टील। कब बनी थी? 1907 में, मतलब उस समय की किसी बहुत पुराने कंपनी लॉ के अंडर। और दूसरी तरफ सोचो एक बिल्कुल नया मॉडर्न स्टार्टअप जो मान लो कल ही रजिस्टर हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब सवाल ये है कि क्या एक्ट अलग अलग अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं। लॉ कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कब बनी, दोनों ही, चाहे वो 100 साल पुरानी हो या एक दिन पुरानी, उन पर द कंपनीज एक्ट 2013 ही लगेगा, पीरियड। ओके, तो पहली कैटेगरी तो क्लियर हो गई। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर, और ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ये है कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कंपनीज का क्या जिनके लिए पहले से ही उनके अपने स्पेशल लॉज हैं? बैंकिंग कंपनीज का अपना एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज का अपना, तो कौन सा लॉ चलेगा? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैं इन पर भी अप्लाई होऊंगा, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज जिनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न करता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज जिनके लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999 है। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी, इनका भी अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी जिसको गवर्न करने के लिए कोई स्पेशल एक्ट बनाया गया है, उस पर भी कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और वो ट्विस्ट है इस लाइन में। यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बिल्कुल लॉक कर लीजिए दिमाग में। एक्ट कहता है कि मैं इन स्पेशल कंपनीज पर अप्लाई होऊंगा, लेकिन एक शर्त है, एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट। ये जो वर्ड है ना, इनकंसिस्टेंट, इसको एग्जाम के लिए 5 स्टार मार्क कर लो। इनकंसिस्टेंट का सीधा साधा मतलब है कॉन्ट्रोडिक्टरी, मतलब जब कंपनीज एक्ट कुछ और कहे और उनका स्पेशल एक्ट कुछ बिल्कुल उल्टा कहे। एक तरह से दोनों लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसी इनकंसिस्टेंसी या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जीतेगा कौन? हुज लॉ विल प्रिवेल? वेल, इसके लिए एक गोल्डन रूल है, एक लीगल प्रिंसिपल है, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ जनरल वर्सेस स्पेशल लॉ। और ये रूल ही डिसाइड करेगा कि इस बैटल में किस लॉ के पास ज्यादा पावर है। ओके, सो इसको बिल्कुल तोड़ कर समझते हैं। देखो, जनरल लॉ क्या है? वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। क्यों? क्योंकि ये सभी कंपनीज पर जनरली अप्लाई होता है। और स्पेशल लॉ क्या है? वो है फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की कंपनी यानी बैंक्स पर ही अप्लाई होता है। और इनका जो प्रिंसिपल है, जो रूल है, वो बिल्कुल साफ है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमेशा, आई रिपीट, हमेशा स्पेशल लॉ ही जीतेगा। स्पेशल लॉ विल ओवरराइड द जनरल लॉ। सिंपल, स्पेशल लॉ की ही बात मानी जाएगी। थियोरी तो समझ आ गई, अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहला सिनारियो है डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। कंपनीज एक्ट बोलता है प्रोसीजर ए फॉलो करो, लेकिन बैंकिंग एक्ट इस मामले में बिल्कुल चुप है, साइलेंट है। तो क्या यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, इसलिए आराम से कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब देखो दूसरा सिनारियो, कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ कंपनीज एक्ट बोलता है एक्स अमाउंट रखो, लेकिन बैंकिंग एक्ट बोलता है नहीं, वाई अमाउंट रखो। अब बताओ, ये तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट है, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? एग्जैक्टली, हमारा गोल्डन रूल, स्पेशल लॉ विन्स, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात मानी जाएगी। ऑलराइट, 2 कैटेगरीज डन। अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी मेजर कैटेगरी पर, और इसमें पावर आती है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ये है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी क्या पावर है जिससे वो कंपनीज एक्ट का दायरा, उसका स्कोप और भी एक्सपैंड कर सकती है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो एक सिंपल ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालकर कंपनीज एक्ट को किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पर भी अप्लाई कर सकती है। अब आप पूछेंगे ये नया टर्म बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? देखो, ये नॉर्मल कंपनीज नहीं हैं। ये ऐसी बॉडीज हैं जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI, या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। ये कंपनीज नहीं है, बट इन पर भी बेटर गवर्नेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करवा सकती है। सो इसका प्रोसेस क्या है? गवर्नमेंट ये करती कैसे है? बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। स्टेप 1, गवर्नमेंट पहले एक बॉडी कॉर्पोरेट को आइडेंटिफाई करती है। स्टेप 2, फिर ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करती है। स्टेप 3, उस नोटिफिकेशन के बेसिस पर कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस लिखे हैं वो उस बॉडी पर अप्लाई हो जाते हैं। और स्टेप 4, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। गवर्नमेंट चाहे तो एक्ट को एज इट इज अप्लाई ना करे, वो उसमें कुछ एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस या अडेप्टेशंस डाल सकती है। मतलब एक्ट को थोड़ा बहुत बदलकर उस बॉडी के हिसाब से अप्लाई कर सकती है। ओके, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको एक सिंगल सुपर यूजफुल स्लाइड में डाल दिया है। इसको हम कहते हैं एप्लीकेबिलिटी एट अ ग्लांस। ट्रस्ट मी, एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए दिस इज द परफेक्ट स्लाइड। तो चलिए इस समरी टेबल को जल्दी से गो थ्रू करते हैं। पॉइंट 1, कंपनीज जो 2013 एक्ट के अंडर या किसी भी पुराने लॉ के अंडर बनी है उन पर एक्ट पूरी तरह यानी फुली अप्लाइबल है, नो कंफ्यूजन। पॉइंट 2, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी या ऐसी कोई भी कंपनी जिसका अपना स्पेशल एक्ट है उन पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन कब नहीं होगा? अनलेस उसके प्रोविजंस उनके स्पेशल एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट हो। वही हमारा गोल्डन रूल। और आखिरी पॉइंट, जो नोटिफाइड बॉडीज कॉर्पोरेट हैं उन पर एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है, यानी मॉडिफिकेशंस के साथ। सो there you have it. ये है पूरा summary of the applicability of the Companies Act 2013. Now let's discuss about the Companies Act 2013. आज हम इसका इंट्रोडक्शन और इसका कमेंसमेंट यानी इसकी शुरुआत कैसे हुई ये समझेंगे। देखिए, ये इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है। इसने कंपनीज के काम करने के तरीके को लिटरली पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए इसकी पूरी जर्नी को आराम से शुरू से एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, आखिर इस नए कंपनीज एक्ट 2013 की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास में जाना होगा। हमें इसके पिछले वर्जन यानी कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 को देखना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि उसको रिप्लेस करना इतना जरूरी, इतना क्रिटिकल क्यों हो गया था। देखिए, बात सिंपल है। जो 1956 का एक्ट था वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन फिर 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद इंडिया की पूरी इकोनॉमी का चेहरा ही बदल गया। हम एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बन गए, टेक्नोलॉजी आ गई, बिजनेस करने के तरीके एकदम डायनामिक हो गए। अब इन नए चैलेंजेस के लिए वो पुराना एक्ट काफ़ी आउटडेटेड हो चुका था। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। इसका मेन फोकस था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और बेहतर करना, रेगुलेशंस को आसान बनाना, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और बिजनेस ग्रोथ के लिए एक सॉलिड अच्छा माहौल तैयार करना। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था, बल्कि टाइम की जरूरत थी, एक जरूरी एवोल्यूशन था। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एक नए एक्ट की जरूरत थी, लेकिन कोई भी आइडिया या प्रपोजल लॉ बनता कैसे है, इसकी भी एक पूरी जर्नी होती है। तो अब हम इसकी क्रिएशन की स्टोरी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर कैसे ये एक बिल से एक्ट बना। इस सफर में 2 डेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए भी आपको ये याद रखनी है। पहली डेट है 29 अगस्त 2013। इस दिन इस एक्ट को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिला। असेंट मतलब उनकी फाइनल परमिशन, उनका फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल। और उसके ठीक अगले ही दिन यानी 30 अगस्त 2013 को इसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई कर दिया गया। अब गजेट नोटिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट ने इसे अपने ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश कर दिया है, जिससे ये पूरे देश में लीगली एनफोर्सेबल हो गया और एक पब्लिक रिकॉर्ड बन गया। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। जरा सोचिए, इतना बड़ा, इतना कॉम्प्रहेंसिव एक्ट, क्या इसे एक ही दिन में लागू कर दिया गया? नहीं, इसे लागू करने के लिए एक फेज्ड कमेंसमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। इसका मतलब है कि इसे पार्ट्स में यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरू किया गया। और ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था,
बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी ताकि पूरे बिजनेस वर्ल्ड में कोई कियोस या डिस्ट्रप्शन ना हो। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट, राइट? सारे नए फीचर्स कभी भी एक साथ नहीं आते, वो धीरे धीरे रोल आउट होते हैं ताकि यूजर्स को यानी हम लोगों को यूज करने की आदत हो जाए। बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई किया गया। इससे कंपनीज को नए रूल्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को ठीक से समझने का टाइम मिला, अपने स्टाफ जैसे अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और लॉयर्स को ट्रेन करने का टाइम मिला, और अपने इंटरनल सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का भी टाइम मिल गया। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन था जिसने एक स्मूथ ट्रांजिशन को इंश्योर किया। तो ये फेज रोल आउट कुछ इस तरह से हुआ। सबसे पहले 30 अगस्त 2013 को जैसे ही नोटिफिकेशन आया, सेक्शन 1 इमीडिएटली लागू हो गया। उसके कुछ दिन बाद 12 सितंबर 2013 को 98 इंपॉर्टेंट सेक्शंस इन्फोर्स किए गए। फिर अगले साल 1 अप्रैल 2014 को एक और बहुत बड़ा बैच यानी 143 सेक्शंस लागू कर दिए गए। और इतना ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर भी दी गई कि वो अलग-अलग प्रोविजंस के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग डेट्स फिक्स कर सकती है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर को नए लॉ को आराम से अडॉप्ट करने का पूरा टाइम मिला। ओके, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये एक्ट क्यों लाया गया, कैसे बना और कब लागू हुआ, तो चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। इसका पूरा ब्लूप्रिंट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। लेट्स फाइंड आउट कि ये नया कॉर्पोरेट लॉ आखिर कितना बड़ा और कितना डिटेल्ड है। तो सबसे पहले इस एक्ट का स्केल देखिए। द कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शंस हैं। 470। हर एक सेक्शन एक स्पेसिफिक लॉ या रूल है जो कंपनी की लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, चाहे वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो, मैनेजमेंट हो या अकाउंट्स हो। अब सोचिए, इतने सारे 470 सेक्शंस, इनको मैनेज करना आसान नहीं है। इसीलिए इन्हें लॉजिकली 29 अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल एक बुक की तरह। हर चैप्टर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, तो चैप्टर 10 पूरी तरह से ऑडिट एंड ऑडिटर्स से रिलेटेड है। इससे चीजें काफी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। और इन चैप्टर्स के साथ साथ एक्ट को सपोर्ट करने के लिए 7 शेड्यूल्स भी हैं। शेड्यूल्स को आप एक्ट का अटैचमेंट या अपेंडिक्स समझ सकते हैं। इनमें प्रैक्टिकल डिटेल्स, फॉर्मेट्स और टेबल्स दिए जाते हैं। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल है शेड्यूल 3, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा फॉर्मेट दिया गया है। शेड्यूल्स एक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत आसान बना देते हैं। इस एक्ट का एक बहुत ही यूनिक फीचर है इसका रूल्स के साथ कॉम्बिनेशन। हर चैप्टर को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अलग से रूल्स भी बनाए हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो एक्ट बताता है व्हाट करना है, यानी वो लीगल फ्रेमवर्क देता है, और रूल्स बताते हैं हाउ करना है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने के सारे डिटेल प्रोसीजर्स। जब एक्ट और रूल्स साथ में मिलते हैं तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है। चलिए, तो हमने एक्ट का व्हाट, व्हाई और हाउ तो समझ लिया। अब आते हैं फाइनल और सबसे जरूरी सवाल पर, द वेयर। ये नया लॉ आखिर लागू कहां तक होता है? इंडिया के किस किस हिस्से तक इसकी अथॉरिटी है? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स जुरिस्डिक्शन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सेक्शन 1 ही इस एक्ट का वो पहला हिस्सा था जो लागू हुआ। ये सेक्शन 2 बेसिक काम करता है। पहला, ये इस एक्ट को इसका ऑफिशियल नाम देता है, यानी द कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसका एक्सटेंट बताता है, यानी इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि ये लॉ कहां-कहां अप्लाई होगा। और इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत पर लागू होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, देश में कहीं भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो, उस पर यही एक यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट लॉ अप्लाई होगा। इससे पूरे देश में बिजनेस के लिए एक सिंगल, यूनिफाइड और नेशनल स्टैंडर्ड सेट होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एसोसिएट कंपनी, जिसे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन किया गया है। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना कंपनीज के बीच इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप्स बहुत ही कॉमन होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को आसानी से समझने के लिए और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एसोसिएट कंपनी के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बेसिक यानी कोड डेफिनेशन से। आखिर ये एसोसिएट कंपनी होती क्या है, लॉ इसे कैसे डिफाइन करता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। एसोसिएट कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर किसी दूसरी कंपनी का, और यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। पर इसमें 2 कंडीशंस हैं।
पहली कि ये कंपनी एक सब्सिडियरी कंपनी ना हो, एंड दूसरी इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी भी इंक्लूड होती है। तो देखिए, पूरी डेफिनेशन इन्हीं 2-3 चीजों के आसपास घूमती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और नॉट अ सब्सिडियरी। इनको आगे डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मैं इसको क्रिटिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का टेस्ट। बेसिकली यही वो चाबी है जिससे पता चलता है कि कोई कंपनी एसोसिएट है या नहीं। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आखिर ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, लॉ ने इसको आसान बनाने के लिए एक नंबर दे दिया है, और वो नंबर है 20%। हाँ, यही है वो मैजिक नंबर। सिंपल भाषा में, अगर एक कंपनी, मान लो कंपनी ए, दूसरी कंपनी बी के टोटल वोटिंग पावर का एटलीस्ट 20% कंट्रोल करती है, तो बस हम मान लेंगे कि कंपनी ए का कंपनी बी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। याद रखिए, ये मिनिमम लिमिट है, एटलीस्ट 20%। चलो इसको एक स्केल पे समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपने किसी कंपनी में थोड़ा पैसा लगाया, 8-10% शेयर्स खरीद लिए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट। आपका कंट्रोल 20% से कम है। लेकिन जिस दिन आपका कंट्रोल 20% के मार्क को टच कर गया या उससे पार हो गया, उसी दिन से वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। यहां आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। और अब अगर आप और शेयर्स खरीदते गए और आपका कंट्रोल 50% से ज्यादा हो गया, तो बूम, अब वो कंपनी आपकी सब्सिडियरी बन गई। तो समझ रहे हैं, एसोसिएट कंपनी बेसिकली सिंपल इन्वेस्टमेंट और सब्सिडियरी के बीच की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो अब सवाल उठता है कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कैसे होता है। इसके लिए ना, लॉ 2 रास्ते बताता है। पहला रास्ता, जो सबसे कॉमन है, वो है शेयर होल्डिंग का, यानी कंट्रोल ऑफ टोटल वोटिंग पावर। सीधा हिसाब, आपके पास कंपनी के एटलीस्ट 20% वोटिंग शेयर्स होने चाहिए। सिंपल। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, और ये थोड़ा ट्रिकी है। मान लो आपके पास 20% शेयर्स नहीं है, लेकिन आपका उस कंपनी के साथ एक पक्का फॉर्मल अग्रीमेंट है, जो आपको उनके बिजनेस पॉलिसी डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का या उन्हें कंट्रोल करने का पावर देता है। तो इस केस में भी शेयर होल्डिंग कम होने के बावजूद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। अच्छा, डेफिनेशन में एक और चीज है, एक स्पेशल केस जिसको अलग से मेंशन किया गया है, और वो है जॉइंट वेंचर, या जिसे हम शॉर्ट में जेवी कहते हैं। इसके बारे में लॉ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लिखी है कि हर जॉइंट वेंचर को एक एसोसिएट कंपनी माना जाएगा, पीरियड। तो अब आप सोचेंगे कि ये जॉइंट वेंचर आखिर है क्या? देखिए, जेवी एक ऐसी बिजनेस अरेंजमेंट है जहां 2 या उससे ज्यादा कंपनीज, अलग अलग पार्टीज मिलकर किसी एक कॉमन प्रोजेक्ट पर काम करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस प्रोजेक्ट पर उनका जॉइंट कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा, बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स या मेट्रो प्रोजेक्ट्स में कई कंपनीज मिलकर काम करती हैं, वही जेवी है। तो कंपनीज एक्ट ने जेवी को एसोसिएट क्यों माना? इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, ट्रांसपेरेंसी। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिल्कुल साफ सुथरी हो, सही से स्क्रूटनी हो पाए, इसलिए जेवी को एसोसिएट की कैटेगरी में डालना बहुत जरूरी था। ओके, अब सब लोग ध्यान से सुनिए। हम अब एक ऐसे एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं जो, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके एग्जाम के क्वेश्चन का पूरा गेम बदल सकता है। एक छोटा सा पॉइंट और पूरा आंसर गलत हो सकता है। ये रूल है फिड्यूशरी कैपेसिटी का। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां आपके पास शेयर्स तो हैं, लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो उन शेयर्स को गिना ही नहीं जाएगा। तो ये फिड्यूशरी कैपेसिटी चीज क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जब आप किसी दूसरे इंसान के लिए उसके बिहाफ पर कोई एसेट होल्ड करते हो, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, आप सिर्फ एक कस्टोडियन हो, एक रक्षक, असली मालिक नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक बैंक। सोचो, एक बैंक अपने ढेर सारे क्लाइंट्स के शेयर्स होल्ड करता है एज अ ट्रस्टी। तो इस सिचुएशन में बैंक के पास शेयर्स की कस्टडी तो है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन क्या बैंक उन शेयर्स को यूज करके कंपनी के बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकता है? बिल्कुल नहीं। वो कंट्रोल उसके पास है ही नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। ये बैंक लॉकर वाला एग्जाम्पल यहाँ परफेक्ट फिट होता है। लॉकर में सामान आपका है, बैंक का उस पर कोई हक नहीं, वो सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहा है। तो अब आते हैं इसके गोल्डन रूल पर, और रूल ये है, इसको आप कहीं लिख लीजिए, कि शेयर्स हेल्ड इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाता। आई एम रिपीटिंग इट, नॉट काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बैंक ए के पास कंपनी एक्स के 25% शेयर्स हैं। आप बोलोगे, अरे ये तो 20% से ज्यादा है, तो ये एसोसिएट हुई। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक ये शेयर्स फिड्यूशरी कैपेसिटी में, यानी एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहा है, तो वो 25% का मतलब हो जाएगा 0%, और इसीलिए कंपनी एक्स उस बैंक की एसोसिएट कंपनी नहीं होगी। देखा कैसे एक वर्ड ने पूरा आंसर बदल दिया? ऑलराइट, तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए।
चलिए अब एक काम करते हैं, इन सब चीज़ों को एक क्विक समरी टेबल में डालकर रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम से पहले आपको सारे की पॉइंट्स एक ही जगह मिल जाए। रेडी? तो इस टेबल को देखिए। पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन सिंपल, एक कंपनी जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो बट वो सब्सिडरी ना हो। पॉइंट 2, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका टेस्ट क्या है? एटलीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर या फिर कंट्रोल थ्रू एन अग्रीमेंट। पॉइंट 3, जॉइंट वेंचर, हमेशा ऑलवेज एन एसोसिएट कंपनी, कोई एक्सेप्शन नहीं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फिड्यूशरी एक्सेप्शन, फिड्यूशरी कैपेसिटी में रखे गए शेयर्स को 20% की काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना है। बस ये 4 पॉइंट्स आपने याद रख लिए तो एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से पक्का हो गया। Now, let's discuss about the applicability of the Companies Act 2013. ये एक बहुत ही important और foundational concept है जो ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि इंडिया के पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी ज़रूरी है। सो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को समझते हैं, इसका फाउंडेशनल रूल। आखिर ये कंपनीज एक्ट 2013 किन किन पर अप्लाई होता है, ये समझना पूरे एक्ट को मास्टर करने का पहला स्टेप है। देखिए, इस एक्ट का सेक्शन 1 बड़ा सिंपल सा रूल बताता है। ये एक्ट 2 तरह की कंपनीज पर अप्लाई होता है। पहला, वो सारी कंपनीज जो इस नए एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, और दूसरा, वो सभी कंपनीज जो किसी भी पुराने कंपनी लॉ के अंडर बनी है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 हो या उससे भी पहले का कोई लॉ। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि कानून की नज़र में पुरानी कंपनी और नई कंपनी में कोई फर्क नहीं है। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पूरे इंडिया में एक जैसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम चलता है। सोच के देखिए, आप चाहे 100 साल पुरानी कंपनी में इन्वेस्ट करें या एक नए स्टार्टअप में, आपके राइट्स एक ही लॉ से प्रोटेक्ट होंगे। जैसे कि 1907 में बनी टाटा स्टील हो, 1973 की रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या आज की नई स्टार्टअप जैसे जोमैटो या नाइका, सबको कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो जनरल रूल बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अब आते हैं एक थोड़े कॉम्प्लेक्स जोन में। उन कंपनीज का क्या जो स्पेशल सेक्टर्स में काम करती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस या इलेक्ट्रिसिटी। उनके तो अपने खुद के स्पेशल लॉज होते हैं। यहां से ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल हो जाता है। तो लॉ कहता है कि कंपनीज एक्ट इन स्पेशल कंपनीज पर भी अप्लाई होगा, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों, बैंकिंग कंपनीज हों या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनीज। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे समझना जरूरी है। और हां, यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम्स में प्रैक्टिकल केस स्टडीज अक्सर इसी पॉइंट से आती हैं। और ये कंडीशन एक बहुत बड़े लीगल प्रिंसिपल को जन्म देती है, जिसे हम कहते हैं द बैटल ऑफ लॉज। जब एक जनरल लॉ जैसे हमारा कंपनीज एक्ट और एक स्पेशल लॉ जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आमने सामने आते हैं, तो जीत किसकी होगी? कौन सा लॉ माना जाएगा? इस बैटल में 2 प्लेयर्स हैं। एक तरफ है हमारा जनरल लॉ यानी कंपनीज एक्ट। ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है जो सभी कंपनीज के लिए बनाया गया है। और दूसरी तरफ है स्पेशल लॉज। इनको आप एक शार्प शूटर की तरह समझ सकते हैं, जो एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर की यूनिक नीड्स को हैंडल करने के लिए। और इस बैटल का विनर डिसाइड करता है ये एक पावरफुल क्लॉज। ये कहता है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, लेकिन जहां पर वो प्रोविजंस स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, वहां वो अप्लाई नहीं होंगे। इनकंसिस्टेंट का सीधा सा मतलब है कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो रूल सिंपल है, जहां दोनों लॉज में टकराव होगा वहां स्पेशल एक्ट जीतेगा। लेकिन जहां स्पेशल एक्ट किसी मैटर पर साइलेंट है यानी चुप है, वहां जनरल एक्ट यानी कंपनीज एक्ट का रूल फॉलो किया जाएगा। इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखिए, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा स्पेशल लॉ हमेशा जीतेगा। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए स्कूल यूनिफॉर्म हमारा कंपनीज एक्ट है जो रोज सब पर अप्लाई होता है, और स्पोर्ट्स जर्सी हमारा स्पेशल एक्ट है जो सिर्फ स्पोर्ट्स डे पर अप्लाई होता है। अब अगर स्पोर्ट्स डे पर जर्सी का रूल है रेड शर्ट पहनना और यूनिफॉर्म का रूल है ब्लू शर्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ स्पोर्ट्स जर्सी का रूल यानी स्पेशल लॉ जीतेगा और आपको रेड शर्ट पहननी होगी। लेकिन अगर जर्सी के रूल्स शूज के बारे में कुछ नहीं कहते यानी वो साइलेंट हैं, तो आपको यूनिफॉर्म के जनरल रूल्स फॉलो करके स्कूल शूज ही पहनने होंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक बैंकिंग कंपनी को बोर्ड मीटिंग के नोटिस के लिए कंपनीज एक्ट फॉलो करना होगा, लेकिन जब बात आएगी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की, तो उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के स्पेशल रूल्स ही मानने होंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल पावर। ये पावर कंपनीज एक्ट को एक डायनामिक यानी समय के साथ बदलने वाला लेजिस्लेशन बनाती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट पर कंपनीज एक्ट लागू कर सकती है,
अब ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? ये ऐसी एंटिटी होती है जिसका अपना सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है। अक्सर ये पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बनती हैं, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। गवर्नमेंट एक सिंपल नोटिफिकेशन निकालकर इन पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई कर सकती है, चाहे तो कुछ बदलाव या एक्सेप्शंस के साथ। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इन बड़े पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। Now let's discuss about some important definitions of the Companies Act. तो चलिए अब हम Companies Act के कुछ बहुत ही important core concepts को समझते हैं। आज हम बात करेंगे 3 चीज़ों की: कैपिटल, चार्जेस और कंपनी को चलाने वाले की प्रोफेशनल्स। आप ये समझ लीजिए कि ये किसी भी कंपनी के 3 मेन पिलर्स हैं, जिनके बिना कोई भी कंपनी खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए इनको डिटेल में समझना आपके एग्जाम्स के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर कंपनी की जो कहानी है ना, वो शुरू होती है कैपिटल से। ये वो पैसा है, वो फंड है जो कंपनी के लिए आप कह सकते हैं ऑक्सीजन जैसा है। इसके बिना ना तो कंपनी शुरू हो सकती है और ना ही आगे ग्रो कर सकती है। ये कंपनी का फाउंडेशन है, इसकी नींव है। तो कैपिटल की पहली सीढ़ी है ऑथराइज्ड कैपिटल। सेक्शन 2 क्लॉज 8 इसको डिफाइन करता है। बेसिकली ये वो मैक्सिमम लिमिट है, एक सीलिंग है, जिससे ज़्यादा पैसा एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करके मार्केट से नहीं उठा सकती। सोच लीजिए ये एक किस्म का प्रॉमिस है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम करती है। और ये लिमिट कहाँ लिखी होती है? कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इस लिमिट को बढ़ाना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, तो अगर ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की पोटेंशियल है, यानी वो कितना पैसा रेज कर सकती है, तो कॉल्ड अप कैपिटल उसकी रियलिटी है, यानी कंपनी ने अभी कितना पैसा मांगा है। सेक्शन 2 क्लॉज 15 इसको डिफाइन करता है। ये वो एक्चुअल पैसा है जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मांगा है या कॉल किया है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन कंपनी कहती है अभी आप सिर्फ 5 रुपए दीजिए, बाकी बाद में लेंगे। तो वो 5 रुपए ही आपका कॉल्ड अप कैपिटल है। चलिए, इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है, अपना बिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड। इसको लीगली 1 करोड़ रुपये तक शेयर से रेज करने की परमिशन है। ये हो गया इसका ऑथराइज्ड कैपिटल। लेकिन कंपनी को अभी अपने बिजनेस के लिए सिर्फ 20 लाख की ही ज़रूरत है, तो उन्होंने अभी शेयर होल्डर से सिर्फ उतना ही पैसा कॉल किया है। इसलिए उनका कॉल्ड अप कैपिटल हुआ 20 लाख। तो इनका कोर डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल वर्सेस एक्चुअल, मैक्सिमम लिमिट वर्सेस करंट रिक्वायरमेंट। और ये चार्ट तो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखा रहा है। देखिए, ये जो बड़ा वाला ब्लू बार है जो 1 करोड़ तक जा रहा है, वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये पूरा यूनिवर्स है। और उसके सामने ये जो छोटा सा ऑरेंज बार है, सिर्फ 20 लाख का, ये है कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी के पास 1 करोड़ तक रेज करने की पावर है, लेकिन उसने अभी उस पावर का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल किया है। ओके, तो कैपिटल से कंपनी शुरू तो हो गई, लेकिन अब उसको एक्सपैंड करना है, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं जिसके लिए और पैसा चाहिए। यहाँ पर आती है डेट फाइनेंसिंग, यानी लोन लेना। लेकिन कोई भी बैंक कंपनी को लोन क्यों देगा? बैंक हमेशा सिक्योरिटी मांगता है, और जब कंपनी अपनी कोई एसेट जैसे बिल्डिंग या मशीन सिक्योरिटी के तौर पर रखती है, तब जन्म होता है चार्ज का। तो ये चार्ज आखिर है क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 16 कहता है कि ये एक लीगल राइट, एक इंटरेस्ट या लियन है जो कंपनी अपनी प्रॉपर्टी या एसेट पर लेंडर को यानी बैंक को देती है। अगर इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये एसेट को गिरवी रखने जैसा है। उस एसेट पर बैंक का जो एक लीगल हक या क्लेम बन जाता है ना, वही चार्ज है। और हाँ, लॉ कहता है कि मॉर्गेज भी एक टाइप का चार्ज ही माना जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकल स्टेप्स में देखते हैं। स्टेप 1, अपना बिज टेक को एक नई मशीन के लिए लोन चाहिए। स्टेप 2, वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग को सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास प्लेज करते हैं। स्टेप 3, जैसे ही प्लेज किया, उस बिल्डिंग पर बैंक के फेवर में एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे क्रिटिकल स्टेप है स्टेप 4, रजिस्ट्रेशन। इस चार्ज को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये चार्ज लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन से ये एक पब्लिक रिकॉर्ड बन जाता है और सबको पता चल जाता है कि ये एसेट ऑलरेडी गिरवी है। ठीक है, अब कंपनी के पास कैपिटल भी है, लोन भी है, बिजनेस चल रहा है, पर इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को और गवर्नमेंट को इन सबको कैसे यकीन होगा कि कंपनी के अकाउंट सही हैं, कि कंपनी सब कुछ ठीक से कर रही है?
इस ट्रस्ट को बनाने का काम करता है एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जिसे हम कहते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए। देखिए, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 17 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन बहुत ही स्पेसिफिक है। ये कहता है कि सीए वो पर्सन है जो 2 कंडीशंस पूरी करे। पहली, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI का मेंबर हो, और दूसरी, उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। सिर्फ ICAI मेंबर होना काफ़ी नहीं है। जैसे एक डॉक्टर के पास MBBS डिग्री तो है, पर प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस भी ज़रूरी है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ CAs के लिए है। तो एक CA कंपनी के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का गार्डियन होता है, एक वॉचडॉग। वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं, यानी कंपनी के सारे अकाउंट्स की गहरी जांच पड़ताल। वो चेक करते हैं कि सारे नंबर्स सच्चे हैं या नहीं, कंपनी ने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉज फॉलो किए हैं या नहीं। एक सीए का साइन कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पर एक स्टैम्प ऑफ ट्रस्ट की तरह काम करता है, जिसे देखकर ही इन्वेस्टर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट कंपनी पर भरोसा करते हैं। अब हम कंपनी के अंदर चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो इसे डे टू डे बेसिस पर चलाते हैं। ये कंपनी के लीडर्स हैं, जिनके हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। कंपनीज एक्ट इन्हें खास नाम से बुलाता है, की मैनेजरियल पर्सनल या शॉर्ट में KMP। KMP में 2 सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। पहला, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे सेक्शन 218 में डिफाइन किया गया है। ये कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट और डायरेक्शन देखता है। और दूसरा, CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे सेक्शन 219 डिफाइन करता है। ये कंपनी के सारे पैसे का, पूरे फाइनेंस फंक्शन का इंचार्ज होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक कंपनी की डायरेक्शन तय करता है, तो दूसरा उस डायरेक्शन में चलने के लिए फाइनेंशियल फ्यूल प्रोवाइड करता है। और यही इस टॉपिक का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। ये याद रखिएगा कि CEO और CFO सिर्फ फैंसी जॉब टाइटल्स नहीं हैं, ये की मैनेजरियल पर्सनल हैं। इसका मतलब है कि ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड पोजीशंस हैं। इनके हाथ में जितनी पावर है, उतनी ही बड़ी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी भी है। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड या बड़ी गलती होती है, तो कानून सबसे पहले इन्हीं लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है, क्योंकि लॉ में पावर हमेशा अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड कीपिंग। देखिए, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 में ना 4 ऐसी की डेफिनेशंस हैं जो किसी भी कंपनी के फाउंडेशन, उसके स्ट्रक्चर और उसके रिकॉर्ड्स को समझने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए इनको एक एक करके आराम से एक्सप्लोर करते हैं। हमारा जो फ्लो है ना, एकदम लॉजिकल है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंपनी के कमांड सेंटर से, उसके ब्रेन से, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये ब्रेन आखिर चलाता किसको है, उस एंटिटी को जिसे लॉ कहता है बॉडी कॉर्पोरेट। और फाइनली हम उन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक एंड पेपर। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आप इसे कंपनी का ब्रेन ही समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना है, कंपनी के सारे बड़े और क्रूशियल डिसीजंस सब यहीं से आते हैं। लॉ इसे बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके से डिफाइन करता है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सभी डायरेक्टर्स का एक कलेक्टिव बॉडी है। यहाँ ये जो वर्ड है ना, कलेक्टिव, इस पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि असली पावर किसी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर के हाथ में नहीं है, बल्कि पूरे ग्रुप के पास है, जब वो एक साथ डिसीजन लेते हैं। यही चीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाती है। तो आखिर बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले क्योंकि ये एक कलेक्टिव बॉडी है, जहां डिस्कशंस के बाद ग्रुप में डिसीजंस लिए जाते हैं। ये कंपनी की सुप्रीम मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यानी मैनेजमेंट हायरार्की में सबसे टॉप पर। यही बोर्ड कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है, बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है, और शायद सबसे जरूरी, ये इंश्योर करता है कि कंपनी सारे लॉज और रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो करें, यानी कंप्लायंस की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ठीक है, तो हमने हु यानी कौन मैनेज करता है ये तो समझ लिया। अब सवाल उठता है व्हाट का, यानी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आखिर मैनेज किसे करता है। तो ये जिस लीगल एंटिटी को मैनेज करते हैं उसे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। अब आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 11 पर, जो बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करता है। और सुनिए, ये एक बहुत ही ब्रॉड, एक बहुत ही वाइड टर्म है। लॉ ने इसका दायरा छोटा नहीं रखा है, बल्कि साफ साफ लिखा है कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई कंपनीज यानी फॉरेन कंपनीज भी इसमें शामिल हैं। इसका स्कोप ठीक से समझने के लिए देखिए, इसमें गूगल LLC या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज भी आती हैं। लेकिन हाँ, लॉ ने 2 चीज़ों को इससे बाहर रखा है। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि उनके अपने अलग लॉज होते हैं, और दूसरा कोई ऐसी एंटिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल नोटिफिकेशन के जरिए इस डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दे।
तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में आखिर फर्क क्या है? कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा सर्कल है, एक जीनस है, और कंपनी उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, एक स्पीशीज। सिंपल रूल याद रखिए, हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, नो डाउट, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस बड़े सर्कल में इंडियन कंपनीज के अलावा फॉरेन कंपनीज भी तो आती हैं। ओके, तो अब जब हमने हु और व्हाट समझ लिया है, तो अब आते हैं हाउ पर। एक बॉडी कॉर्पोरेट को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रखने का तरीका क्या है? जवाब है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। और इस रिकॉर्ड कीपिंग की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो है बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 2 क्लॉज 13 बुक्स ऑफ अकाउंट को डिफाइन करता है। ध्यान दीजिए, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि लॉ बताता है कि इसमें क्या क्या आना चाहिए ताकि कोई भी लूप होल ना बचे। लॉ इतना क्लियर इसलिए है ताकि कोई भी कंपनी अपनी असली फाइनेंशियल पोजीशन को, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को छिपा ना पाए। बुक्स ऑफ अकाउंट के 4 मैंडेटरी पिलर्स हैं। पहला, मनी, हर एक पैसा जो कंपनी में आया और जो गया और उसका रीजन क्या था। दूसरा, ट्रांजैक्शंस, सारे सेल्स और परचेजेस का हिसाब। तीसरा, पोजीशन, यानी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज का आईना, एक स्नैपशॉट। और चौथा है कॉस्ट। सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक कंपनीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना भी जरूरी है। इन चारों से मिलकर ही कंपनी की पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बनती है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 5,000 रुपए का सामान उधार पर यानी क्रेडिट पर बेचा, तो देखिए क्या होगा। मनी कंपोनेंट में एक फ्यूचर रिसीट की एंट्री होगी कि 5,000 रुपए आने वाले हैं। ट्रांजैक्शंस कंपोनेंट में 5,000 रुपए की सेल रिकॉर्ड होगी। और पोजीशन में क्या होगा? कंपनी के एसेट्स में डेटर्स 5,000 से बढ़ जाएंगे और इस ट्रांजैक्शन से लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा आपने, एक ही ट्रांजैक्शन कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स को अफेक्ट करता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट पर। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इस छतरी के नीचे कंपनी के लगभग सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। यहां तक कि बुक्स ऑफ अकाउंट भी इसके अंदर ही आते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 12 बुक एंड पेपर को डिफाइन करता है और इसकी डेफिनेशन का दायरा बहुत ही बड़ा है। इसमें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, लीगल डीड्स, पेमेंट वाउचर्स, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग के मिनट्स और जरूरी रजिस्टर्स, सब कुछ, लिटरली सब कुछ शामिल है। आसान शब्दों में, कंपनी का हर ऑफिशियल रिकॉर्ड इसका हिस्सा है। सोच के देखिए, बुक एंड पेपर सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे डीड्स, पेमेंट एविडेंस के लिए वाउचर्स, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ उसके पूरे डिटेल्स वाली मिनट्स और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के रजिस्टर्स जैसी हर जरूरी चीज शामिल है। ये कंपनी का एक कंप्लीट 360 डिग्री रिकॉर्ड है। और हाँ, ये पॉइंट आज के डिजिटल जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ मॉडर्न है और ये एक्सेप्ट करता है कि आजकल बिजनेस डिजिटली ऑपरेट करते हैं। इसलिए ये सारे रिकॉर्ड्स आप फिजिकल यानी पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे कंप्यूटर फाइल्स, सर्वर्स या क्लाउड स्टोरेज पर भी मेंटेन कर सकते हैं। दोनों ही लीगली पूरी तरह से वैलिड हैं। तो आइए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक क्विक समरी में रैप अप करते हैं। हमने देखा कि हु यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्हाट यानी बॉडी कॉर्पोरेट को मैनेज करते हैं, हाउ करते हैं, उसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और ये सारे रिकॉर्ड्स मिलकर बन जाते हैं कंपनी का कंप्लीट रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं बुक एंड पेपर। ये चारों डेफिनेशंस आपस में इतनी खूबसूरती से जुड़ी हुई हैं कि ये मिलकर एक कंपनी के स्ट्रक्चर और उसकी अकाउंटेबिलिटी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखिए, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी काफी क्रूशियल है। तो आइए इसे बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन से। आप इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल। इसी के जरिए वो पूरी दुनिया को, अपने इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को और आम पब्लिक को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है। और इसकी जो लीगल डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 40 में। तो लॉ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या चीज? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये एक पूरा पैकेज है, एक कंप्लीट सेट जिसमें 5 चीजें आती हैं। पहला, बैलेंस शीट, जो साल के आखिरी दिन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो तभी बनाते हैं जब एप्लीकेबल हो। और आखिर में इन सबसे जुड़े हुए एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये पांचों मिलकर बनता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्टेटमेंट्स बनाए क्यों जाते हैं?
इसका सिंपल सा जवाब है कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए। जरा सोच के देखिए, इन्वेस्टर्स को ये जानना है कि उनका पैसा आखिर सेफ है या नहीं, बढ़ रहा है या नहीं। क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, वो चेक करते हैं कि कंपनी लोन वापस कर पाएगी या नहीं। गवर्नमेंट इन्हें टैक्स कलेक्शन और कंप्लायंस के लिए यूज करती है। और हाँ, एम्प्लॉयज और पब्लिक भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझना चाहते हैं। चलिए, अब जब हमें पता चल गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पैकेज है, तो अब इन पांचों कंपोनेंट्स को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये पांचों कंपोनेंट्स एक पजल के अलग अलग पीसेस की तरह है। जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तभी कंपनी की कंप्लीट और ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर सामने आती है। इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट मिस हो गया ना, तो रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी और लीगल कंप्लायंस भी पूरा नहीं होगा। इसलिए ये एक कंप्लीट एंड मैंडेटरी पैकेज है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो पहला कंपोनेंट है बैलेंस शीट। इसे आप एक फाइनेंशियल स्नैपशॉट समझ सकते हैं। जैसे आप फोन से फोटो लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये एक पर्टिकुलर डेट जैसे कि 31 मार्च को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। मतलब उस दिन कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितनी इक्विटी है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट हमेशा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड होती है, जो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। मतलब इसकी दोनों साइड्स हमेशा मैच होनी ही चाहिए, ऑलवेज। दूसरा कंपोनेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम P&L भी कहते हैं। अब देखिए, जहां बैलेंस शीट एक दिन का स्नैपशॉट थी, वहीं P&L अकाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता है। ये एक फोटो नहीं, बल्कि पूरे साल की मूवी है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस फेस किया। यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे NGOs, वो P&L अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस नाम अलग है। अब आते हैं तीसरे कंपोनेंट पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, प्रॉफिट होना एक अलग बात है और कंपनी के पास कैश इन हैंड होना बिल्कुल अलग। एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी कैश की कमी से फेल हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के अंदर कैश आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अहम जानकारी, कैश फ्लो को 3 मेन एक्टिविटीज में कैटेगराइज किया जाता है। ऑपरेटिंग यानी बिजनेस के कोर ऑपरेशंस से, इन्वेस्टिंग यानी एसेट्स खरीदने या बेचने से, और फाइनेंसिंग यानी लोन्स लेने या शेयर्स इश्यू करने से। चौथा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये स्टेटमेंट कंपनी की इक्विटी में साल के शुरू से लेकर एंड तक जितने भी चेंजेस हुए हैं उनकी पूरी डिटेल देता है, जैसे कि नए शेयर्स इशू करना या प्रॉफिट को रिटेन करके रिजर्व्स को बढ़ाना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्टेटमेंट तभी बनाया जाता है जब इक्विटी में कोई चेंज हुआ हो। सिंपल रूल है, नो चेंज नो स्टेटमेंट, दैट्स इट। और आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। इन्हें नोट्स टू अकाउंट्स भी कहते हैं। इससे आप किसी मूवी का डायरेक्टर्स कमेंट्री समझ सकते हैं। ये बैलेंस शीट और P&L में दिए गए फिगर्स के पीछे की कहानी, उनकी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज, अजम्पशंस और दूसरे जरूरी डिस्क्लोजर्स होते हैं, जिनके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अभी हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है? वेल, नहीं। कंपनीज एक्ट ने कुछ कंपनीज को इसे बनाने से छूट यानी एग्जेम्पशन दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स पर कंप्लायंस का बोझ थोड़ा कम हो सके। एज अ फ्यूचर प्रोफेशनल ये एग्जेम्पशंस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आप ऐसी ही कंपनीज को एडवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ एक बिल्कुल क्लियर डिवीजन है। जनरल रूल ये है कि सभी कंपनीज को, खास करके पब्लिक कंपनीज और बड़ी प्राइवेट कंपनीज को, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छोटी एंटिटीज को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करने के लिए इसे एग्जेम्प्ट किया गया है। तो आइए देखते हैं ये लकी एग्जेम्प्टेड कंपनीज कौन सी हैं। इस लिस्ट में शामिल है 1 पर्सन कंपनी यानी OPC, जिसमें नाम से ही क्लियर है कि सिर्फ एक ही मेंबर होता है। फिर आती है स्मॉल कंपनी, जिसका टर्नओवर और पेड अप कैपिटल एक सर्टेन लिमिट से कम होता है। तीसरी है डोरमेंट कंपनी, जो अभी एक्टिव बिजनेस नहीं कर रही। और चौथी है कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसे गवर्नमेंट ने एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप का स्टेटस दिया हो। इन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के व्हाट से आगे बढ़कर व्हेन पर आते हैं। यानी अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पिलर की, द फाइनेंशियल ईयर। इसके बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 41 में बताया गया है। सोचने वाली बात है कि पूरी इकोनॉमी में रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी
यानी एक जैसा सिस्टम लाने के लिए एक कॉमन फाइनेंशियल ईयर होना कितना जरूरी है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में रजिस्टर हुई हर कंपनी को एक यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है, और वो है हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को एंड। इससे अकाउंट्स बनाना, टैक्स फाइल करना और गवर्नमेंट के लिए डेटा एनालिसिस करना सब कुछ स्ट्रीमलाइंड और आसान हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है जिसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे। लेकिन इस यूनिवर्सल रूल का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। मान लीजिए कोई कंपनी साल के आखिर में, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो क्या उसका पहला फाइनेंशियल ईयर सिर्फ 2-3 महीने में ही यानी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा? लॉ कहता है नहीं, ऐसी कंपनी के लिए पहला फाइनेंशियल ईयर अगले साल की 31 मार्च को खत्म होगा। इसका मतलब उनका पहला फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से ज्यादा लगभग 15 महीने तक का भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग, राइट? यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर के रूल का एक और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, और ये एक्सेप्शन खास तौर पर उन इंडियन कंपनीज के लिए है जो फॉरेन कंपनीज से जुड़ी हुई हैं, या तो होल्डिंग कंपनी के रूप में या सब्सिडियरी के। अगर कोई इंडियन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी है जिसका फाइनेंशियल ईयर अलग है, जैसे यूएसए में कंपनीज अक्सर कैलेंडर ईयर यानी 31 दिसंबर फॉलो करती हैं, तो उस इंडियन कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर अपनी फॉरेन पेरेंट कंपनी के साथ अलाइन करने की परमिशन मिल सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ग्लोबल लेवल पर अकाउंट्स को कंसोलिडेट यानी एक साथ मिलाने में आसानी हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये चेंज ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इंडियन कंपनी को सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT को एक एप्लीकेशन देनी होती है। उसमें इस चेंज का रीजन बताना होता है, और सिर्फ NCLT के अप्रूवल के बाद ही वो इंडियन कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर बदल सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का समरी क्या है? बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 2 फाउंडेशनल सेक्शंस हैं। सेक्शन 240 जो ये डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, यानी द व्हाट, और सेक्शन 241 जो ये डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल पीरियड कब होता है, यानी द व्हेन। ये दोनों सेक्शंस मिलकर इंडिया में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नींव यानी फाउंडेशन रखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पार्ट 2। पिछले पार्ट के कॉन्सेप्ट्स को ही आगे बढ़ाते हुए इस पार्ट में हम 2 ऐसी क्रिटिकल डेफिनेशंस को गहराई से समझेंगे जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला है फ्री रिजर्व्स और दूसरा है नेटवर्थ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्री रिजर्व्स को। इसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 243 में डिफाइन किया गया है। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी के वो प्रॉफिट्स हैं जिन्हें कंपनी लीगली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। यही वो पैसा है जिसका हर शेयर होल्डर को बेसब्री से इंतजार रहता है। अच्छा, अब इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन को आराम से डिकोड करते हैं। फ्री रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो कंपनी की लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से डिविडेंड के तौर पर अवेलेबल हैं। यहां 2 बातें समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। पहला, बैलेंस शीट का ऑडिटेड होना जरूरी है ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन पर भरोसा किया जा सके, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रॉफिट रियलाइज्ड होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ किताबों का मुनाफा नहीं बल्कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश में आना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा देखते हैं। आखिर क्या चीज फ्री रिजर्व नहीं मानी जाती? इसे एक्सक्लूजन रूल भी कहते हैं। ये रूल एक तरह से कंपनी के लिए सुरक्षा कवच है जो उसे पेपर प्रॉफिट्स यानी कागजी मुनाफे के चक्कर में आकर गलत डिसीजंस लेने से बचाता है। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक गोल्डन टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। यहां पर इस लिस्ट की स्लाइड हमें कागजी मुनाफे से बचाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है अनरियलाइज्ड गेन्स। ये वो प्रॉफिट है जो बुक्स में तो दिख रहा है पर कंपनी के बैंक अकाउंट में अभी तक कैश बनकर नहीं आया। नोशनल गेन्स भी कुछ ऐसा ही है, यानी सिर्फ एक अंदाजे पर बेस्ड हाइपोथेटिकल प्रॉफिट। फिर आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। सोचिए कंपनी ने अपनी जमीन की कीमत बुक्स में बढ़ा दी लेकिन उसे बेचा नहीं, और आखिर में किसी एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज जिसे इक्विटी में एडजस्ट किया गया हो। ये सारी चीजें फ्री रिजर्व्स का हिस्सा कभी कभी नहीं बन सकती। तो इन सारे एक्सक्लूजन्स के पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ और सिंपल है। सोच के देखिए, एक कंपनी वो कैश डिविडेंड में कैसे बांट सकती है जो उसने कैश में कमाया ही नहीं है। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल कंपनी के क्रेडिटर्स को, यानी जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है और कंपनी की लिक्विडिटी यानी उसके पास कैश की स्थिति को मजबूत बनाए रखता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले जोरदार कॉन्सेप्ट पर, नेटवर्थ, जिसे सेक्शन 257 में डिफाइन किया गया है। नेटवर्थ, आप समझ लीजिए, किसी भी कंपनी की कोर फाइनेंशियल फाउंडेशन है।
ये उसकी असली आर्थिक ताकत और उसकी औकात का सबसे बड़ा पैमाना होता है। तो अब सवाल उठता है कि इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है। आइए इसके फॉर्मूला को तोड़कर समझते हैं। नेट वर्थ के लिए हम सबसे पहले कंपनी की 3 पॉजिटिव चीज़ों को जोड़ते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, यानी वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने शेयर्स के लिए एक्चुअली चुकाया है, प्लस सारे वो रिजर्व्स जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट से बनाए हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फिर इस टोटल में से हम 2 नेगेटिव चीज़ें माइनस कर देते हैं। अक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी पिछले सालों के जमा हुए घाटे, और डिफर्ड एक्सपेंडिचर। आसान शब्दों में, कंपनी के पास मालिक और मुनाफे से क्या है, उसमें से उसके सारे घाटे निकाल दो। और सुनिए, बिल्कुल फ्री रिजर्व्स की तरह ही नेट वर्थ को कैलकुलेट करते वक्त भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन्स का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है। यहां भी लॉ ये पक्का करता है कि कंपनी की नींव सिर्फ असली रियल वैल्यू पर टिकी हो, ना कि किसी हवाई महल पर। इस लिस्ट में 3 मेन एक्सक्लूजन्स हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है रिजर्व्स फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अरे, ये वही पॉइंट है जो हमने थोड़ी देर पहले फ्री रिजर्व्स में डिस्कस किया था। दूसरा है राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, और तीसरा है अमालगमेशन, यानी 2 कंपनीज के मर्जर से बने रिजर्व्स। इन सभी को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल एक ही है, नेट वर्थ को कंपनी की रियल ऑपरेशनल ताकत को दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से बढ़ी हुई वैल्यू को। चलिए, सारी थियरी तो समझ आ गई, लेकिन अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ इतना क्लियर हो जाएगा जैसे शीशे में अपनी शक्ल। इससे हम देखेंगे कि ये दोनों रूल्स असली दुनिया में काम कैसे करते हैं और पेपर प्रॉफिट्स कितने मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ रुपए की जमीन है, जैसा कि उसकी बुक्स में लिखा है। ये है स्टेप 1। अब स्टेप 2 में कंपनी उस जमीन को उसकी आज की मार्केट प्राइस यानी 10 करोड़ पर रीवैल्यू कर देती है। इससे क्या हुआ? स्टेप 3 में बैलेंस शीट में जादू से 9 करोड़ रुपए का एक नया रीवैल्यूएशन रिजर्व पैदा हो जाता है। अचानक से कंपनी की बैलेंस शीट पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत दिखने लगती है। और इसका नतीजा क्या है? एक 9 करोड़ का पेपर प्रॉफिट। अब मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या ये असली प्रॉफिट है? क्या कंपनी के पास इसका 1 रुपए भी कैश में आया? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, एक कागजी शेयर है जो सिर्फ दिखने में ताकतवर है। तो अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब हमारा कंपनीज एक्ट देता है। इस 9 करोड़ के पेपर प्रॉफिट का हम फ्री रिजर्व्स और नेट वर्थ कैलकुलेट करते वक्त आखिर करेंगे क्या? इसे इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड? और इस स्लाइड पर आपको अपना जवाब बिल्कुल साफ मिल जाता है। यह 9 करोड़ का रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व्स में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक अनरियलाइज्ड गेन है जिससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। और ठीक उसी तरह यह नेटवर्थ में भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये रीवैल्यूएशन से बना है जो कंपनी की असली ऑपरेशनल ताकत को नहीं दिखाता। तो दोनों दरवाजे इसके लिए बंद है। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो पूरी कहानी का मॉरल क्या है? इन दोनों पावरफुल डेफिनेशंस के पीछे एक ही मास्टर प्रिंसिपल काम कर रहा है। अकाउंटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। लॉ हमेशा फाइनेंशियल रियलिटी पर फोकस करता है। ये कोट इस पूरी बात को ब्यूटिफुली समराइज करता है। लॉ का फोकस हमेशा रियलाइज्ड और टैंजिबल यानी असली प्रॉफिट्स और इक्विटी पर होता है। लॉ कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और उसके क्रेडिटर्स के प्रोटेक्शन को हमेशा शॉर्ट टर्म कागजी दौलत से ऊपर रखता है। इसलिए कंपनीज एक्ट हमेशा इतना कंजर्वेटिव और प्रूडेंट है ताकि कंपनीज एक ठोस असली नींव पर खड़ी हों, ना कि किसी झूठे या बढ़ाए हुए वैल्यूज के महल पर। हमारा अगला टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनीज और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, जिसे हम शॉर्ट में GDRs भी कहते हैं। पता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना इंडियन इकोनॉमी के 2 अलग अलग पहलू दिखाते हैं, एक डोमेस्टिक साइड और एक ग्लोबल साइड। तो चलिए इनको एकदम आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। देखिए, इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये गवर्नमेंट कंपनीज होती क्या हैं। फिर उसके सबसे इंपॉर्टेंट रूल, द क्रिटिकल 51% रूल पर फोकस करेंगे। इसके बाद हम इंडिया से बाहर जाएंगे और GDRs को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या हैं और इनका प्रोसेस कैसे चलता है। और हाँ, एंड में क्विक समरी भी है ताकि सारे की डिफरेंसेस आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, द डोमेस्टिक पावर हाउस। सवाल यह है कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? देखो, अगर आपको इंडिया के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी जो हमारे PSUs हैं उनको समझना है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फंडामेंटल है, ये फाउंडेशन है। ओके, तो सीधा आते हैं लॉ पर। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है।
डेफिनेशन थोड़ी लंबी है बट इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, जिसमें नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। और ये गवर्नमेंट कौन हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो भी ऑटोमेटिकली एक गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाती है। सिंपल। अब आते हैं इस पूरी डेफिनेशन के हार्ट पर, उसका सबसे क्रूशियल पार्ट, एक नंबर। बस एक नंबर है जो सब कुछ बदल देता है, और वो है द क्रिटिकल 51% रूल। 51%, बस ये है वो नंबर। इसे अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस डेफिनेशन। यही वो मैजिक नंबर है जो एक कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक से सीधा गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में डाल देता है। एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू दिस नंबर। और पता है, सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं। लॉ में साफ साफ लिखा है नॉट लेस देन 51%। इसका मतलब है 51% या उससे ज्यादा। अगर गवर्नमेंट का स्टेक एग्जैक्टली 50% है तो क्या वो गवर्नमेंट कंपनी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 50% का मतलब है इक्वल पार्टनरशिप, बराबरी की हिस्सेदारी। इसमें गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी कंट्रोल नहीं है, और गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लिए मेजॉरिटी कंट्रोल होना एब्सोल्युटली जरूरी है। तो याद रखिए, 50 इज नॉट 51। तो सवाल उठता है कि ये 51% स्टेक होल्ड कौन कर सकता है? देखिए, लॉ ने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है। ये हो सकता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के पास, या कई स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर होल्ड कर सकती हैं। और एक कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और थोड़ा एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। और वो सब्सिडियरी वाला इंपॉर्टेंट नोट तो हमने पहले ही देखा था, उसको मत भूलिएगा। एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। यहाँ एक मॉडर्न अपडेट है, इसको ध्यान से सुनिए। 2020 में एक अमेंडमेंट आया। अब अगर किसी कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू किए हैं तो 51% हम पेड अप शेयर कैपिटल का नहीं देखेंगे। नहीं, अब हम देखेंगे 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब कंट्रोल का असली टेस्ट पैसे से नहीं बल्कि वोटिंग पावर से है। जिसके पास 51% वोट्स का कंट्रोल है वही मालिक है। इससे लॉ और भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो गया है। थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन सब कंपनीज के नाम तो आपने पक्का सुने होंगे, राइट? एनटीपीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या IOCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, और ONGC। ये सब इंडिया की कुछ सबसे बड़ी और फेमस गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको हम PSUs भी कहते हैं। क्यों? सिंपल, क्योंकि इन सब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक है, यानी 51% से कहीं ज्यादा। तो अभी तक हमने इंडिया के अंदर की बात की, डोमेस्टिक पावर हाउस की। लेकिन सोचिए, जब इन्हीं बड़ी इंडियन कंपनीज को देश से बाहर यानी इंटरनेशनल मार्केट से ग्लोबल इन्वेस्टर से पैसा रेज करना हो, तब क्या? तब एक बिल्कुल अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पिक्चर में आता है, और यही है हमारा पार्ट 3, द ग्लोबल गेटवे। यहां हम समझेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी GDRs को। ओके, तो GDRs क्या है? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 44 इसे डिफाइन करता है। अगर हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो GDR एक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम क्या है? इसका काम है इंडियन कंपनीज के लिए विदेशी पैसा लाना। बेसिकली एक फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है जो इंडिया के बाहर, लेट्स से लंदन में बैठा है। ये इंडियन शेयर्स का एक इंटरनेशनल वर्जन है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, राइट? इंडियन कंपनी, फॉरेन बैंक, GDRs, आखिर ये पूरा मैकेनिज्म चलता कैसे है? हाउ डू GDRs एक्चुअली वर्क? चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़ कर देखते हैं। देखिए, इसका प्रोसेस बहुत लॉजिकल है। स्टेप 1, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है, वो अपने कुछ शेयर्स इंडिया में नहीं बल्कि एक फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक को, फॉर एग्जाम्पल लंदन के एक बैंक को इशू करती है। स्टेप 2, वो फॉरेन बैंक उन शेयर्स को अपनी कस्टडी में, मतलब अपनी सेफ कीपिंग में रख लेता है। स्टेप 3, फिर उन शेयर्स के अगेंस्ट वो बैंक वहां के इन्वेस्टर्स के लिए रिसीट्स इशू करता है। इन्हीं रिसीट्स को हम GDRs कहते हैं। ये बिल्कुल एक क्लेम टोकन की तरह है जो कहता है कि इसके पीछे इंडियन कंपनी के असली शेयर्स रखे हैं। स्टेप 4, और बस अब लंदन में बैठा कोई इन्वेस्टर इंडिया के स्टॉक मार्केट के झंझट में पड़े बिना इन GDRs को सीधा लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकता है। कितना स्मार्ट सिस्टम है ना? लेकिन कंपनीज इतनी मेहनत करती क्यों हैं? वाई इशू GDRs? इसके पीछे बहुत सॉलिड स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल। इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट से कहीं ज्यादा पैसा है।
दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत आसान हो जाता है। उन्हें इंडिया में आकर सेबी के सारे रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। तीसरा, कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है। सोच के देखिए, जब एक इंडियन कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उसकी ग्लोबल प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग हो जाती है। और आखिरी पॉइंट, लिक्विडिटी। एक नया मार्केट खुल जाता है जहां कंपनी के सिक्योरिटीज आसानी से खरीदे और बेचे ला सकते हैं, जो कंपनी को और अट्रैक्टिव बनाता है। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं अपने फाइनल पार्ट पर, पार्ट 5 एट अ ग्लांस। यहाँ हम दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक समरी देखेंगे। ये सेक्शन एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए इनके की डिफरेंसेस को आमने सामने रखते हैं। इस टेबल को देखिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहले गवर्निंग सेक्शन, गवर्नमेंट कंपनी है सेक्शन 245 में और जीडीआर ठीक उसके पहले सेक्शन 244 में। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, गवर्नमेंट कंपनी का कोर कॉन्सेप्ट है ओनरशिप और कंट्रोल, जबकि जीडीआर का कोर कॉन्सेप्ट है कि वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इनका पर्पस बिल्कुल अलग। एक स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज को डिफाइन करता है तो दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है, यानी आसान बनाता है। और इनको नापते कैसे हैं? गवर्नमेंट कंपनी का की मेट्रिक है 51% टोटल वोटिंग पावर और जीडीआर की वैल्यू इस बात से आती है कि उसके पीछे कितने इंडियन शेयर्स हैं। देखा कितना सिंपल डिफरेंस है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये दोनों लीगल फ्रेमवर्क्स, गवर्नमेंट कंपनी और जीडीआर, इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी के तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। देखने में ये अलग अलग लगते हैं, बट ये दोनों ही जरूरी हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कंपनी जो डोमेस्टिक गवर्नेंस और कंट्रोल की नींव है, और दूसरी तरफ जीडीआर जो ग्लोबल कैपिटल के फ्लो के लिए एक क्रिटिकल पाइप का काम करता है। ये दोनों मिलकर ही डोमेस्टिक कंट्रोल और ग्लोबल कैपिटल को कनेक्ट करते हैं। Now let's discuss about management personnel and liability. दोस्तों, ये कंपनीज एक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और इसको समझना हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आई वुड से एब्सोल्युटली जरूरी है। ओके, तो हम सब जानते हैं कि एक कंपनी क्या है। एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कानून की नज़र में तो वो एक पर्सन है, बिल्कुल, लेकिन वो हमारी और आपकी तरह जीता जागता इंसान तो नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सामने आता है। अगर कंपनी कोई लॉ तोड़ती है, कोई गलती करती है, तो भाई जेल कौन जाएगा? सिंपल सी बात है, आप एक बिल्डिंग को या एक ब्रांड के नाम को तो जेल में नहीं डाल सकते, है ना? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ को उन रियल इंसानों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कंपनी के पीछे हैं, जो उसके एक्शंस के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन का जो पहला हिस्सा है ना, वो है कंपनी के कोर मैनेजमेंट को डिफाइन करना। और इसके लिए लॉ ने सेक्शन 251 में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इसे कहते हैं की मैनेजेरियल पर्सनल, या शॉर्ट में केएमपी। ये वो लोग हैं जो कंपनी को डे टू डे बेसिस पर चलाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। ऑलराइट, तो स्लाइड पर आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख सकते हैं। A group of the most critical executives responsible for the daily management of a company as defined under Section 251 of the Companies Act. They are the human agents through which the company acts. अब इसका सीधा साधा मतलब समझें तो KMP वो लोग हैं जो आप समझ लीजिए कंपनी का दिमाग और हाथ पैर हैं। एक कंपनी तो खुद से काम नहीं कर सकती, राइट? वो इन्हीं KMPs के जरिए अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। यही लोग कंपनी के रियल, असली डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि केएमपी में आखिर होता कौन कौन है। लिस्ट में सबसे ऊपर हैं सीईओ, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे हम एमडी कहते हैं, या फिर मैनेजर, बेसिकली कंपनी के टॉप बॉस। फिर आते हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस। इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे लीगल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को मैनेज करना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद नंबर आता है होल टाइम डायरेक्टर का, WTD। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये वो डायरेक्टर हैं जो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। देन वी हैव द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, द CFO। ये सारे फाइनेंस और अकाउंट्स के हेड होते हैं। और हाँ, आखिर में एक और पॉइंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो किसी और सीनियर ऑफिसर को भी KMP डेजिग्नेट कर सकता है। बस इसकी एक शर्त है, वो ऑफिसर डायरेक्टर से ठीक एक लेवल नीचे होना चाहिए और होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। ओके, तो KMP को आइडेंटिफाई करना तो पहला स्टेप हो गया। हमने कंपनी की कोर मैनेजमेंट टीम को पहचान लिया। बट अब आते हैं मेन मुद्दे पर, लायबिलिटी। जब कंपनी कोई गलती करती है, कोई रूल तोड़ती है, तो कानून आखिर किसको पकड़ेगा? इसी के लिए लॉ ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है सेक्शन 260 में। ये है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। और दोस्तों, यही वो पर्सन है जिसे हर पेनल्टी या पनिशमेंट के लिए सीधे सीधे लायबल ठहराया जाता है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये कंपैरिजन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखिए, एक तरफ है कंपनी,
एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। इसके पास एसेट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली पनिश नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। ये कौन है? ये वो रियल लिविंग इंसान है, वो ह्यूमन एजेंट है जिसे कंपनी की गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसी पर्सन पर पेनल्टी लगती है, इसी को पनिशमेंट दी जाती है। इन शॉर्ट, इसकी ड्यूटी है कि ये इंश्योर करे कि कंपनी सारे लॉज फॉलो कर रही है। एक तरह से यही वो पर्सन है जो कंपनी और कानून के बीच में खड़ा है। इसको एक सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हर कंपनी को साल के आखिर में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसे हम ROC कहते हैं, उसके पास अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। ये एक मैंडेटरी कंप्लायंस है, करना ही करना है। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी ये रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करती है तो ये क्या हुआ? ये एक डिफ़ॉल्ट हुआ, एक नॉन कंप्लायंस। ऐसे केस में पेनल्टी कंपनी पर नहीं बल्कि कंपनी के ऑफिसर हु इज इन डिफ़ॉल्ट को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा और पेनल्टी भी उसी पर लगेगी। सिंपल एज दैट। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, लॉ इज ऑफिसर हु इज इन डिफ़ॉल्ट तक पहुंचेगा कैसे? मतलब इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, KMPs हैं, तो कानून किसे चुनेगा? क्या वो रैंडमली किसी भी डायरेक्टर को पकड़ लेगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने एक बहुत ही लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया है, एक प्रॉपर हायरार्की। तो चलिए इस हायरार्की को आराम से समझते हैं। ये हायरार्की बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लियर वाटरफॉल मॉडल है। देखिए, स्टेप 1, लॉ सबसे पहले कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स यानी WTDs को देखेगा। अगर कंपनी में WTD है तो बस वही डिफ़ॉल्ट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल। अगर कंपनी में कोई WTD है ही नहीं, तब लॉ जाएगा स्टेप 2 पर और सारे की मैनेजरियल पर्सोनल यानी KMPs को रिस्पॉन्सिबल मानेगा। अच्छा, मान लीजिए कंपनी इतनी छोटी है कि उसमें KMP भी नहीं है, तो लॉ स्टेप 3 पर आएगा। यहाँ वो देखेगा कि क्या कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टर्स ने लिखित में इन राइटिंग ये कंसेंट दिया है कि हाँ, हम इस तरह के डिफ़ॉल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर ऐसा भी कोई डायरेक्टर नहीं है तो आखिर में आता है स्टेप 4, जहां कंपनी के सारे डायरेक्टर्स उस डिफ़ॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, लॉ एक एक करके नीचे आ रहा है। पहले WTD, फिर KMP, फिर कंसेंटिंग डायरेक्टर्स और लास्ट में ऑल डायरेक्टर्स। ये लायबिलिटी की चेन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। लेकिन वेट, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस हायरार्की के अलावा भी कुछ और लोग इस डेफिनेशन के दायरे में आ सकते हैं। जैसे कि पहला है शैडो डायरेक्टर्स। ये बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। सोच के देखिए, शैडो डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो ऑफिशियली कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, बोर्ड मीटिंग्स में नहीं बैठता, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी के इशारों पर नाचता है। बोर्ड उसके इंस्ट्रक्शंस पर काम करने का आदी है, दे आर अकस्टम्ड टू एक्ट। तो लॉ कहता है हम इस पर्सन को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। मान लीजिए बोर्ड ने किसी ऑफिसर को एक स्पेसिफिक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और गलती उसी काम में हुई, तो वो ऑफिसर भी लायबल होगा। और आखिर में कंसेंटिंग पार्टीज, मतलब कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिसे डिफ़ॉल्ट के बारे में पता था पर वो चुप रहा, उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, या फिर डिफ़ॉल्ट उसकी मर्जी या साजिश से हुआ, तो वो भी ऑफिसर हु इज इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। तो अब जब हमने ये सारा कौन और कैसे समझ लिया है, तो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, क्यों? लॉ ने इतना स्ट्रिक्ट, इतना डिटेल्ड फ्रेमवर्क आखिर बनाया ही क्यों? KMPs और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की इतनी क्लियर डेफिनेशंस की ज़रूरत क्या थी? वेल, इसके पीछे का मेन पर्पस एक ही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो एसेंस है ना, जो सार है, वो इस एक लाइन में छुपा है। इन द आइज ऑफ द लॉ, इग्नोरेंस ऑफ योर ड्यूटी इज नॉट अ डिफेंस। इसका मतलब बहुत गहरा है। कानून की नज़र में आप ये कहकर बिल्कुल नहीं बच सकते कि वो मुझे तो पता ही नहीं था या मैं इस रूल के बारे में अनजान था। सॉरी, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। अगर आप एक KMP हैं या एक डायरेक्टर हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको सारे रूल्स पता हों और आप कंपनी में हो रहे हर काम से पूरी तरह अवेयर रहें। तो चलिए इस पूरे फ्रेमवर्क का जो फाइनल गोल है उसको समराइज करते हैं। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1, इट क्रिएट्स क्लियर अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल साफ साफ बता देता है कि गलती होने पर किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। कंफ्यूजन के लिए कोई जगह ही नहीं है। नंबर 2, इट प्रोमोट्स प्रोएक्टिव कंप्लायंस। जब मैनेजमेंट को पता है कि गलती होने पर वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन पर फाइन लग सकता है, यहाँ तक कि जेल जाना पड़ सकता है, तो वो पहले से ही एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो करते हैं। और नंबर 3, इट एलिमिनेट्स एक्सक्यूजेस। ये फ्रेमवर्क किसी भी डायरेक्टर या KMP को ये बहाना बनाने का मौका ही नहीं देता कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं था या मेरी नाक के नीचे डिफ़ॉल्ट हो गया और मुझे खबर ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और दोस्तों,
इसी तरह से इन्हीं प्रोविजंस के जरिए लॉ एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फ्री रिजर्व्स एंड नेटवर्थ। ये कंपनी लॉ और अकाउंट्स दोनों के लिए अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्री रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट से। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 43 के अंडर। आप देखेंगे कि ये टर्म कंपनी लॉ में बार बार आएगी, स्पेशली जब भी हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ना, तो फ्री रिजर्व्स का जिक्र जरूर होगा। तो फ्री रिजर्व्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ये वो रिजर्व्स हैं जो एक कंपनी की लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से डिविडेंड के तौर पर बांटने के लिए अवेलेबल है। सोचो, जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो इस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांट दे, या फिर उसे बिजनेस में ही वापस लगा दे, यानी रिटेन कर ले। तो फ्री रिजर्व्स एसेंशियली वही रिटेन प्रॉफिट्स हैं जो कानूनी तौर पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर ना लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। प्रिंसिपल ये है कि डिविडेंड हमेशा रियल यानी एक्चुअल कैश प्रॉफिट से ही आ सकता है, पेपर प्रॉफिट से बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से फ्री रिजर्व की कैलकुलेशन करते वक्त कुछ चीज़ों को स्ट्रिक्टली बाहर रखा जाता है, जैसे कि कोई अनरियलाइज्ड गेन्स हो गए, नोशनल गेन्स, या फिर एसेट्स के रीवैल्यूएशन से बना हुआ कोई भी रिजर्व। इन सबको हम पेपर प्रॉफिट्स मानते हैं क्योंकि ये एक्चुअल कैश नहीं है जो कंपनी के हाथ में है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। सोच लीजिए कि फ्री रिजर्व्स बिल्कुल आपके वॉलेट में रखे हुए कैश की तरह हैं। ये वो पैसा है जिसे आप अभी इसी वक्त एक्चुअली स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ पेपर प्रॉफिट्स क्या हैं? वो उस प्रॉपर्टी की तरह हैं जिसकी कीमत बढ़ तो गई है, मान लीजिए डबल हो गई है, लेकिन आपने अभी तक उसे बेचा नहीं है। तो जब तक आप उसे सेल करके एक्चुअल कैश हाथ में नहीं ले लेते, वो बढ़ी हुई कीमत का प्रॉफिट सिर्फ कागजों पर है, आपके वॉलेट में नहीं। समझ गए ना डिफरेंस? ओके, तो फ्री रिजर्व्स तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो है नेटवर्थ। इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 57 में। अब हम ये समझेंगे कि इसकी कैलकुलेशन आखिर होती कैसे है, क्योंकि ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को नापने का एक बहुत ही क्रिटिकल मैट्रिक है। तो नेटवर्थ है क्या? ये कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। कंपनीज एक्ट इस नंबर को, इस मेट्रिक को यूज करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी पर कुछ ऑब्लिगेशंस आएंगी या नहीं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR। तो बेसिकली नेटवर्थ ये बताता है कि शेयर होल्डर्स की आखिरकार कंपनी में कितनी रियलाइज्ड और टैंजिबल इक्विटी है। चलिए अब इसके फॉर्मूला को देखते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले हम लेते हैं कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें हम ऐड करेंगे वो सारे रिजर्व्स जो प्रॉफिट से बनाए गए हैं, और साथ ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब ये सब जुड़ जाता है तो इस टोटल में से हम माइनस करते हैं दो चीज़ें, अक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिफर्ड एक्सपेंडिचर। और इस कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल फिगर हमारे पास आती है वही होती है कंपनी की नेटवर्थ। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना है। बिल्कुल फ्री रिजर्व्स की तरह ही नेटवर्थ की कैलकुलेशन में से भी पेपर प्रॉफिट्स को स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे कि अगर एसेट्स की रीवैल्यूएशन से कोई रिजर्व बना है, या फिर डेप्रिसिएशन का राइट बैक हुआ है, या अमेलगमेशन से कोई रिजर्व क्रिएट हुआ है, इन सब को नेटवर्थ का हिस्सा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस हमेशा रियल अर्न्ड वैल्यू पर होता है। तो अब तक हमने फ्री रिजर्व्स और नेटवर्थ को अलग अलग समझा। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपस में लिंक करने के लिए आइए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। हम रिवैल्यूएशन रिजर्व का एग्जांपल लेंगे और इससे आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी के पास एक फैक्ट्री लैंड है जो उसने काफी साल पहले खरीदा था। ये एक बहुत ही कॉमन बिजनेस सिनेरियो है। जब कंपनी ने ये लैंड खरीदा था तब उसने इसको अपनी बुक्स में 1 करोड़ रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया। लेकिन सालों में उस एरिया में काफी डेवलपमेंट हुआ और आज उस जमीन की मार्केट वैल्यू बढ़कर हो गई है 10 करोड़ रुपए। अब कंपनी क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रांग दिखाने के लिए वो इस लैंड को रीवैल्यू करती है। तो जो 9 करोड़ का अप्रिसिएशन हुआ ना, उससे बुक्स में एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक पेपर प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी तक लैंड बेचा नहीं है, इसलिए कोई एक्चुअल कैश रियलाइज ही नहीं हुआ है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या इस 9 करोड़ रुपए की रिवैल्यूएशन रिजर्व को कंपनी 2 चीजों के लिए यूज कर सकती है? पहला, डिविडेंड देने के लिए यानी एज फ्री रिजर्व्स, और दूसरा अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए।
इस सवाल का जो जवाब है ना, वही इन दोनों डेफिनेशंस के पीछे का कोर प्रिंसिपल है। और लॉ ने ऐसा रूल क्यों बनाया है, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, अ क्लियर एंड एब्सोल्यूट नो। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स। इसलिए रूल बहुत सिंपल है, डिविडेंड्स हमेशा हमेशा रियल कैश प्रॉफिट से ही दिए जा सकते हैं ताकि कंपनी की लिक्विडिटी बनी रहे। और दूसरा, नेटवर्थ हमेशा रियल अर्न्ड वैल्यू पर ही बेस्ड होनी चाहिए ताकि कंपनी का ट्रू फाइनेंशियल असेसमेंट हो सके। इसलिए ये जो 9 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व है, इसे इन दोनों में से किसी भी काम के लिए यूज नहीं किया जा सकता। चलिए, तो इस पूरे डिस्कशन को एक क्विक समरी स्लाइड में कंसोलिडेट कर लेते हैं। ये टेबल आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं, देखिए, फ्री रिजर्व्स का पर्पस क्या है? डिविडेंड्स पे करना। वहीं दूसरी तरफ नेटवर्थ का पर्पस क्या है? रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे सीएसआर के लिए एलिजिबिलिटी चेक करना। दोनों की कैलकुलेशन का बेसिस अलग है। और की एक्सक्लूजन क्या है? फ्री रिजर्व्स में से हम अनरियलाइज्ड, नोशनल या रीवैल्यूएशन गेन्स को हटाते हैं, जबकि नेटवर्थ में से हम रीवैल्यूएशन रिजर्व्स और राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन जैसी चीजें हटाते हैं। और लास्ट में इनके रिस्पेक्टिव लीगल सेक्शंस भी मेंशन है। सेक्शन 243 है फ्री रिजर्व्स के लिए और सेक्शन 257 है नेटवर्थ के लिए। तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, अ क्रूशियल टेक अवे, ये है कि हमारा इंडियन कंपनी लॉ हमेशा रियलाइज्ड प्रॉफिट्स यानी कैश बेस्ड प्रॉफिट्स को नोशनल ऑन पेपर गेन्स के ऊपर प्रायोरिटी देता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैनेजमेंट पर्सनल एंड लाइबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट। तो देखिए, लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी की बात करने से पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर एक कंपनी को चलाता कौन है। वो की लोग कौन हैं जो कंपनी के रोजमर्रा के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। इन्हीं इंपॉर्टेंट लोगों को लॉ की लैंग्वेज में हम कहते हैं की मैनेजरियल पर्सनल, या शॉर्ट में KMP। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हम सब जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब कानून की नज़रों में तो वो एक पर्सन है, पर उसके हाथ पैर तो है नहीं, वो खुद से काम नहीं कर सकती। उसको चलाने के लिए हमें इंसान यानी ह्यूमन एजेंट्स चाहिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर कंपनी कोई गलती करती है, कोई नॉन कंप्लायंस या डिफ़ॉल्ट करती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? हम कंपनी की बिल्डिंग को तो सजा नहीं दे सकते, राइट? इसीलिए जो लोग चार्ज में हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उन्हें ही अकाउंटेबल ठहराया जाता है। तो आखिर ये KMP है कौन? इसके लिए हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधे लॉ की बुक खोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 51 हमें इसकी बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट डेफिनेशन देता है। तो इस सेक्शन के हिसाब से इस लिस्ट में कौन कौन है? सबसे पहले सबसे ऊपर आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD या मैनेजर, बेसिकली कंपनी के टॉप बॉस। फिर आते हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी CS, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लीगल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को देखना है। उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर यानी WTD, ये वो डायरेक्टर हैं जो अपना पूरा टाइम देकर कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। फिर है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, जो पूरे फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। और लास्ट में कोई भी ऐसा ऑफिसर जो डायरेक्टर से बस एक लेवल नीचे है और जिसे बोर्ड ने KMP डेजिग्नेट किया हो। इन सिंपल वर्ड्स, ये कंपनी की कोर मैनेजमेंट टीम है। ओके, तो KMP तो समझ आ गया, ये वो लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं। लेकिन हमारा मेन सवाल क्या था? जब गलती होगी तो पकड़ा कौन जाएगा? यहाँ पर लॉ एक बहुत ही स्पेशल टर्म इंट्रोड्यूस करता है, और वो टर्म है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है सेक्शन 2 क्लॉज 60 में। तो याद है हमारा शुरू का सवाल कि जब कंपनी डिफॉल्ट करती है तो जिम्मेदार कौन? लो जी, ये रहा उसका लीगल आंसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये वही स्पेसिफिक पर्सन है जिसके ऊपर सारी पेनल्टी लगेगी, जिसे पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि लॉ कंपनी की टेबल कुर्सी या बिल्डिंग को जेल नहीं भेजता, वो उस इंसान को पकड़ता है जो उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अच्छा, हम बार बार डिफॉल्ट बोल रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? आइए कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे कॉमन है टाइम पर अपने एनुअल रिटर्न्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC के पास फाइल ना करना। हर कंपनी को करना पड़ता है। या फिर लॉ ने कहा है कि साल में कम से कम इतनी बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए और कंपनी ने उतनी कंडक्ट ही नहीं की।
और एक बहुत सीरियस एग्जाम्पल, कंपनी ने गलत या मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए, या जहां लॉ ने बोला है कि इंटरनल ऑडिटर या वुमन डायरेक्टर होना चाहिए, वहां अपॉइंट ही नहीं किया। ये सब बहुत ही कॉमन कंप्लायंस फेलियर्स हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस हो सकते हैं। तो जब ऐसा कोई डिफॉल्ट होता है तो क्या होता है? ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक नोटिस भेजता है। अब सवाल यह है कि ये नोटिस जाएगा किसके घर, CEO के या सभी डायरेक्टर्स के? इसके लिए लॉ ने एक ब्रिलियंट सिस्टम बनाया है, एक प्रॉपर हायरार्की, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि सबसे पहले किसका कॉलर पकड़ा जाएगा। तो यही है $1 मिलियन क्वेश्चन, राइट? इस पूरी चेन में, इस हायरार्की में सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो पहला इंसान कौन है जिसके नाम पर डिफ़ॉल्ट का नोटिस इशू होगा? और इसका जवाब है इस वाटरफॉल सिस्टम में। ध्यान से समझिए, लायबिलिटी पानी की तरह ऊपर से नीचे बहती है। स्टेप 1, लॉ सबसे पहले देखता है क्या कंपनी में कोई होल टाइम डायरेक्टर यानी WTD है। अगर जवाब हाँ है तो बस जिम्मेदारी उसकी है। स्टेप 2, लेकिन मान लीजिए कंपनी में WTD है ही नहीं, अब क्या? अब लॉ KMPs को देखेगा, वो CEO, CFO, CS वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्टेप 3, अगर कंपनी इतनी छोटी है कि KMP भी नहीं है तो लॉ कहता है कि बोर्ड किसी एक डायरेक्टर का नाम देवे जिसे जिम्मेदार बनाया जा सके, ऑफ कोर्स उस डायरेक्टर की कंसेंट से। और फाइनली स्टेप 4, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ना WTD, ना KMP, ना ही कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर, तो फिर लॉ कहता है ठीक है, अब कंपनी के सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन काफी वाइड है। लॉ का जाल बड़ा है। इसमें वो लोग भी फंसते हैं जिनके एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करने का आदी है। इनको शैडो डायरेक्टर भी कहते हैं। मतलब पर्सन ऑफिशियल डायरेक्टर नहीं है, पर पर्दे के पीछे से सारी कंपनी वही चला रहा है। लॉ उसको भी नहीं छोड़ता। फिर अगर बोर्ड ने किसी ऑफिसर को कोई स्पेसिफिक काम दिया और उसी काम में डिफॉल्ट हुआ, तो वो ऑफिसर भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन जाता है। और हाँ, कोई भी डायरेक्टर जिसे पता था कि गड़बड़ हो रही है, या उसकी सहमति से हो रही थी, या उसकी साजिश से हो रही थी, वो भी इसमें शामिल है। क्लियर मतलब है अकाउंटेबिलिटी से बचना बहुत मुश्किल है। तो इतनी सारी बातों के बाद एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर लॉ इन मामलों में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? इसके पीछे का रीजन एक ही शब्द में है, अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा रूल ये है, इसे हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए। आई डिड नॉट नो या मुझे पता नहीं था, ये लॉ की कोर्ट में कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल नहीं। लॉ ये मानता है कि अगर आप डायरेक्टर या KMP जैसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठे हैं, तो ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको पता हो कि कंपनी में क्या चल रहा है। आप अनजान बनकर बच नहीं सकते। इग्नोरेंस यानी जानकारी न होना कोई वैलिड डिफेंस नहीं है। तो इससे हमें लॉ का असली ऑब्जेक्टिव समझ में आता है। मकसद सिर्फ सजा देना या पनिश करना नहीं है। असली मकसद है प्रोएक्टिव कंप्लायंस को फोर्स करना। मतलब कंपनी के टॉप लोग हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा अटेंटिव रहें और ये इंश्योर करें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस A to Z फॉलो हो रहे हैं। जब मैनेजमेंट को पता होगा कि गलती होने पर वो खुद पकड़े जाएंगे, तो वो गलती होने ही नहीं देंगे। और दोस्तों, यही तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फाउंडेशन है, उसकी नींव है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं समरी टेबल के थ्रू। देखिए, KMP यानी की मैनेजरियल पर्सनल, ये एक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है जिसे सेक्शन 251 में डिफाइन किया गया है। इसका पर्पस है कंपनी चलाने वाले की लोगों को आइडेंटिफाई करना। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इसे सेक्शन 260 में डिफाइन किया गया है और इसका एक ही काम है, लाइबिलिटी फिक्स करना, यानी ये बताना कि नॉन कंप्लायंस के लिए सजा किसको मिलेगी। सिंपल है, KMP एक छोटी स्पेसिफिक लिस्ट है, जबकि ऑफिसर इन डिफॉल्ट का स्कोप बहुत ब्रॉड और हायरार्कियल है। ये डिफरेंस समझना एग्जाम और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। ये कंपनीज एक्ट का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि कैसे एक कंपनी दूसरी पर कंट्रोल रखती है और इस कंट्रोल के लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। तो आखिर कोई भी कंपनी एक सब्सिडियरी बनती कैसे है? देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है सीधा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 287 में। और लॉ इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। एक कंपनी को तभी और सिर्फ तभी सब्सिडियरी माना जाएगा जब उसकी पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी दो में से कम एक कंडीशन पूरी कर दे। तो ये दो लीगल टेस्ट क्या हैं जिससे कंट्रोल प्रूव होता है? पहला टेस्ट है कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
आसान भाषा में डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर। और दूसरा टेस्ट है कंट्रोल ओवर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी कंपनी के आधे से ज्यादा वोट्स पर आपका कब्जा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के बीच में OR है, एंड नहीं, मतलब एक भी टेस्ट पास हो गया तो बस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। चलिए इन टेस्ट को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले टेस्ट नंबर 1, बोर्ड कंट्रोल। ये टेस्ट पूरी तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में है। यहाँ हम ये देखते हैं कि कंपनी को जो लोग चला रहे हैं यानी डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट करने और हटाने की असली पावर किसके पास है। तो कंट्रोल ओवर बोर्ड कॉम्पोजिशन का सीधा सा मतलब ये है कि होल्डिंग कंपनी के पास ये अल्टीमेट पावर है कि वो सब्सिडरी कंपनी के सारे या ज्यादातर डायरेक्टर्स को अपनी मर्जी से अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, और इसके लिए उन्हें किसी और शेयर होल्डर से पूछने की या उनकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक तरह से बोर्ड डिसीजंस पर वीटो पावर जैसा है। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट नंबर 2 पर, जो कि ज़्यादा कॉमन है, वोटिंग पावर। अगर बोर्ड कंट्रोल मैनेजमेंट की पावर थी तो ये आप कह सकते हैं ओनरशिप की पावर है। यहाँ सारा खेल इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी के बड़े डिसीजंस में वोट करने की सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास है। यहाँ पर जो एक मैजिक नंबर आपको याद रखना है वो है मोर देन 50%। इसको दिमाग में लॉक कर लीजिए। एग्जैक्टली 50% नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा। मान लीजिए अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का 50.1% वोटिंग पावर भी कंट्रोल करती है तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। दैट्स द रूल। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है स्मार्ट मोबाइल्स लिमिटेड और उसने क्विक चार्जर्स प्राइवेट लिमिटेड के 51% वोटिंग शेयर्स खरीद लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि अब क्विक चार्जर्स की हर जनरल मीटिंग में स्मार्ट मोबाइल्स ही बॉस है। कोई भी बड़ा डिसीजन, जिससे नया CEO कौन होगा या कंपनी को बेचना है या नहीं, उनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कहता, वो कहता है टोटल वोटिंग पावर। ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर शेयर की वोटिंग पावर बराबर हो। कुछ स्पेशल शेयर्स होते हैं जिनके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं। इसलिए असली कंट्रोल देखने के लिए हमें एक्चुअल वोट्स गिनने पड़ते हैं, ना कि सिर्फ शेयर होल्डिंग का परसेंटेज। ओके, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट लेयर्स। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी का कंट्रोल दूसरी पर हमेशा आमने सामने यानी डायरेक्ट नहीं होता। कभी कभी ये कंट्रोल इनडायरेक्ट भी हो सकता है, एक कंपनी के जरिए दूसरी कंपनी पर। चलिए देखते हैं कैसे। इस डायग्राम में देखिए, ये सबसे सिंपल केस है। कंपनी A डायरेक्ट कंपनी B के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। B सीधे सीधे A की सब्सिडरी बन जाती है। इसे कहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल। अब इस चेन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कंपनी B जो है वो आगे जाकर कंपनी C के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को कंट्रोल करती है। तो इस रूल के हिसाब से अब कंपनी C जो है वो कंपनी B की सब्सिडियरी बन गई। सिंपल। तो यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? क्योंकि A B को कंट्रोल करती है और B आगे C को कंट्रोल करती है, इसीलिए लॉ के हिसाब से A इनडायरेक्टली C को भी कंट्रोल करती है। और इस पूरी चेन में जो सबसे ऊपर है यानी कंपनी A, उसे हम कहते हैं अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब एक सवाल उठता है, क्या ऐसी कितनी भी लेयर्स बनाई जा सकती हैं? अनलिमिटेड? बिल्कुल नहीं। कंपनीज एक्ट इस पर एक स्ट्रिक्ट लिमिट लगाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जितनी ज्यादा लेयर्स उतनी ही ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। अक्सर इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का गलत इस्तेमाल होता है, जैसे फंड्स को इधर से उधर करके हाइड करना, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करना। इसलिए गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इन लेयर्स को लिमिट करना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जो सेक्शन 246 में दी गई है। एक्चुअली ये सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट का ही दूसरा साइड है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, अगर किसी कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरीज हैं, तो वो कंपनी अपने आप होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अब तक हमने पूरी थ्योरी अच्छे से समझ ली है, पर अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये होल्डिंग सब्सिडियरी क्लासिफिकेशन का रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इससे फर्क क्या पड़ता है? इसका सबसे बड़ा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर। सोच के देखिए, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स जो हैं वो एक फैमिली के एक मेंबर की पर्सनल इनकम रिपोर्ट जैसी हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या CFS पूरी फैमिली की टोटल इनकम रिपोर्ट है। लॉ कहता है कि एक होल्डिंग कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी और अपनी सारी सब्सिडरीज की फाइनेंशियल्स को जोड़कर एक सिंगल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाए,
ताकि इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को पूरे ग्रुप की असली फाइनेंशियल पिक्चर दिख सके। तो इस पूरे डिस्कशन का फाइनल टेक अवे क्या है? ये होल्डिंग सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक तरह से एक्सरे है। ये हमें बताता है कि असली कंट्रोल किसके पास है, पैसा कहाँ से आ रहा है और पूरे ग्रुप की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये सब इसी एक डेफिनेशन पर टिके हुए हैं और इसलिए ये कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नींव है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटिव्स। पता है, ये कंपनीज एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे समझना आपके एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी है ही, पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत काम आएगा। सोचो, कंपनीज में फ्रॉड का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है? अक्सर मैनेजमेंट अपनी ही जान पहचान वालों या रिश्तेदारों के साथ अजीबोगरीब ट्रांजैक्शंस करती है। इस चीज़ को रोकने के लिए लॉ का सबसे पहला, सबसे बेसिक सवाल पता है क्या है? सिंपल सा, आखिर ये रिलेटेड लोग हैं कौन? हमें पहले उन्हें पहचानना होगा। तो चलिए इस लॉ की गहराई में चलते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, किसी भी रूल को रट्टा मारने से अच्छा है कि उसके पीछे का क्यों समझें, उसका रीज़न क्या है। जब आपको वाई क्लियर हो जाता है ना, तो व्हाट अपने आप याद हो जाता है। और इस लॉ का रीज़न बिल्कुल सीधा सा है, कॉर्पोरेट फ्रॉड को रोकना। तो कोर प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल सिंपल है। देखो, मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर सकती है, राइट? वो अपने दोस्तों या फैमिली को ऐसी डील्स दे सकते हैं जो कंपनी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल ना हो। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम एक टर्म देते हैं, कहते हैं कि वो आर्म्स लेंथ पर नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि ये डील्स फेयर मार्केट प्राइस पर नहीं की गई हैं, इनमें कुछ झोल है और इससे सीधा नुकसान कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स को होता है। इसीलिए लॉ ने एक सॉलिड 3 स्टेप सोल्यूशन दिया है। सबसे पहले इन रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करो, फिर उनके ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करो और तीसरा, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखो। तो इस पूरी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए कंपनीज एक्ट ने अपना मेन वेपन निकाला है और वो है सेक्शन 276, जो स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करता है। चलिए देखते हैं कि इस सेक्शन के दायरे में कौन कौन कवर होता है। ओके, सो एक रिलेटेड पार्टी आखिर है क्या? ये कोई भी पर्सन या एंटिटी हो सकता है जिसका कंपनी के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अब आप सोचेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंपनी का फायदा और उस पर्सन का पर्सनल फायदा आपस में टकरा जाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक डायरेक्टर अपनी ही फैमिली की कंपनी से माल खरीद रहा है, तो आप बताओ वो कंपनी के लिए बेस्ट प्राइस ढूंढेगा या अपनी फैमिली का फायदा देखेगा? एग्जैक्टली यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए एक्ट ने इन लोगों की एक पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट दी है। लिस्ट की शुरुआत होती है सबसे पहली और सबसे आसान कैटेगरी से। ये है कंपनी के टॉप लेवल लोग, यानी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई की मैनेजरियल पर्सन, जिसे हम केएमपी भी कहते हैं, जैसे कि सीईओ, सीएफओ या कंपनी सेक्रेटरी। ये लोग और उनके सभी रिलेटिव्स सीधे सीधे कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। नो कंफ्यूजन देयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उन लोगों से जुड़ी हुई एंटिटीज पर आते हैं जहां इनका इन्फ्लुएंस है। जरा सोच के देखिए, अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है या मैनेजर या उनका कोई रिलेटिव किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है तो वो पूरी की पूरी फर्म ही कंपनी के लिए एक रिलेटेड पार्टी बन जाती है। सिंपल। और यही सेम रूल उस प्राइवेट कंपनी पर भी अप्लाई होता है जहां हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या तो मेंबर है या डायरेक्टर है। चलो अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स पर। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है। अगर इस पब्लिक कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर अपने सारे रिलेटिव्स के साथ मिलाकर 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, मतलब वोटिंग पावर वाले शेयर्स, तो वो पब्लिक कंपनी भी हमारी कंपनी के लिए एक रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के डायरेक्टर के एडवाइस या इशारों पर काम करता हो, तो वो कंपनी भी रिलेटेड पार्टी है। और हाँ, ये तो सबसे ऑब्वियस है, जो कंपनीज ओनरशिप से जुड़ी हैं, जैसे कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी, वो तो नेचुरली ही हमेशा रिलेटेड पार्टी मानी जाती हैं। आपने एक चीज नोटिस की, अभी तक हमने हर पॉइंट में एक वर्ड बार बार यूज किया है, रिलेटिव। तो अगर हमें सेक्शन 276 को ठीक से समझना है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आखिर ये रिलेटिव होता कौन है। इसके भी एक बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है, आइए उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं उस डेफिनेशन पर जो पूरे रिलेटेड पार्टी के कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। यह है सेक्शन 277 जो रिलेटिव को डिफाइन करता है।
तो लॉ कहता है कि रिलेटिव का मतलब 3 चीजें हैं। पहला, अगर वो एक ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF के मेंबर्स हैं, सिंपल। दूसरा, अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सब लोग जो एक प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में आते हैं। इसी लिस्ट को अब हम डिटेल में देखेंगे। तो ये रही वो प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट। इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस लिस्ट में आते हैं फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर और सिस्टर। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि इन सब में स्टेप रिलेशंस भी इंक्लूडेड है। मतलब स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, ये सब भी रिलेटिव माने जाएंगे। ओके, अब इस स्लाइड पर पूरा फोकस कीजिए। ये पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ध्यान रखिए, लॉ के अनुसार आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, कजिन्स या ग्रैंड चिल्ड्रन, ये लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं। जो लिस्ट हमने पिछली स्लाइड पर देखी, बस वही लोग रिलेटिव माने जाएंगे। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब जब हमने सारे मेन रूल्स समझ लिए हैं, आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन की बात करते हैं। ये एक्सेप्शन स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है। एग्जाम अलर्ट, इसे मिस मत करना। सेक्शन 188 जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है ना, उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज के लिए एक स्पेशल एग्जेम्पशन यानी एक स्पेशल छूट दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल साफ है। इस टेबल को देखिए। जब सेक्शन 188 के ट्रांजैक्शंस की बात आती है, तो एक पब्लिक कंपनी के लिए उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी हमेशा एक रिलेटेड पार्टी होती है, हमेशा। लेकिन, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक प्राइवेट कंपनी के केस में उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी या एसोसिएट कंपनी को सेक्शन 188 के पर्पस के लिए रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाता। ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है जो प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है उनका कंप्लायंस आसान करने के लिए। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहले ये याद रखिए कि रिलेटेड पार्टी का पूरा कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया है। सेकंड, इसकी डिटेल लिस्ट आपको सेक्शन 276 में मिलती है, जिसमें डायरेक्टर्स, KMPs, उनके रिलेटिव्स और उनसे जुड़ी हुई एंटिटीज आती हैं। थर्ड, इस लिस्ट को समझने के लिए रिलेटिव की डेफिनेशन जो सेक्शन 277 में है बहुत ज़रूरी है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए कि ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स और कजिन्स इस डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। और आखिर में वो स्पेशल एग्जेम्पशन मत भूलना। प्राइवेट कंपनीज के लिए सेक्शन 188 के ट्रांजैक्शंस के लिए उनकी होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनीज रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाती। चलिए आप डिस्कस करते हैं होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनीज के बारे में। देखिए, ये कंपनीज एक्ट का ना एक बिल्कुल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है और इसका इंपैक्ट आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में आप मान के चलिए हर जगह दिखेगा। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ना बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 287 क्या कहता है? ये कहता है कि एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी तभी बनेगी जब उसकी होल्डिंग कंपनी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करे। यहां पर ये जो OR वर्ड है ना, इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन भी पूरी हो गई ना, तो बस काम हो गया। इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं टेस्ट्स फॉर कंट्रोल। तो ये हैं वो 2 लीगल टेस्ट जिनकी हम बात कर रहे थे। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कंट्रोल और दूसरा है टोटल वोटिंग पावर पर कंट्रोल। आइए एक एक करके इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझें। तो शुरुआत करते हैं पहले टेस्ट से, बोर्ड कंट्रोल। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के हाथ में इतनी पावर हो कि वो सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को, यानी उसकी पूरी बनावट को कंट्रोल कर सके। कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन नहीं, ये सब। अच्छा, तो कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन, इसका आसान मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। इसका मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने यानी उन्हें नौकरी पर रखने या फिर रिमूव करने यानी निकालने की एब्सोल्यूट पावर हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पावर उसके सोल डिस्क्रेशन पर होनी चाहिए। मतलब उसे इसके लिए किसी और से पूछने की या किसी की परमिशन या कंसेंट लेने की कोई जरूरत ना पड़े। अपनी मर्जी का मालिक। ओके, तो बोर्ड कंट्रोल समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे और सच कहूं तो सबसे कॉमन टेस्ट पर, वोटिंग पावर। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप देखेंगे तो ज्यादातर होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप्स इसी टेस्ट के बेसिस पर ही बनते हैं। यह सबसे आम तरीका है। इस टेस्ट का रूल बहुत ही सिंपल और क्लियर है।
होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी की मोर देन 50% यानी 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्टली 50% नहीं, उससे ज़्यादा। एक वोट भी ज़्यादा हो पर ज़्यादा होना चाहिए। ये मोर देन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्रिटिकल है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक कंपनी है स्मार्ट मोबाइल्स लिमिटेड, ठीक है, और उसने एक दूसरी कंपनी क्विक चार्जेस प्राइवेट लिमिटेड के 51% शेयर्स खरीद लिए। अब इन शेयर्स के साथ उन्हें 51% वोटिंग पावर भी मिल गई। तो बस जैसे ही ये 51% का नंबर हिट हुआ, स्मार्ट मोबाइल्स लिमिटेड बन गई होल्डिंग कंपनी और क्विक चार्जेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई उसकी सब्सिडरी। सिंपल। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। टोटल वोटिंग पावर का मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल का परसेंटेज नहीं होता। सेक्शन 289 के मुताबिक इसका असली मतलब है टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पोल के टाइम डाले जा सकते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ स्पेशल शेयर्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डीवीआरस वाले शेयर्स। उन पर क्या होता है कि एक शेयर पर एक से ज़्यादा या एक से कम वोट भी हो सकता है। इसलिए लॉ जो है ना, वो एक्चुअल कंट्रोल को देखता है, यानी वोट्स को, ना कि सिर्फ शेयर होल्डिंग के परसेंटेज को। ओके, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट लेयर्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या कंट्रोल हमेशा डायरेक्ट ही होता है? ए ने बी को कंट्रोल किया, या फिर ये लेयर्स के थ्रू यानी इनडायरेक्ट भी हो सकता है? चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल केस देखते हैं। मान लीजिए कंपनी ए है और उसके पास कंपनी बी की 51% वोटिंग पावर है। ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। तो इस केस में कंपनी बी कंपनी ए की डायरेक्ट सब्सिडियरी है। बिल्कुल क्लियर। ये हो गई कंट्रोल की फर्स्ट लेयर। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कंपनी बी, जो कि खुद ए की सब्सिडियरी है, उसने क्या किया? उसने आगे जाकर कंपनी सी में 51% वोटिंग पावर होल्ड कर ली। तो अब क्या हुआ? अब कंपनी सी कंपनी बी की सब्सिडियरी बन गई। तो ये हो गई कंट्रोल की सेकंड लेयर। तो यहां पर आता है सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। लॉ के अनुसार कंपनी सी सिर्फ बी की ही सब्सिडियरी नहीं है, बल्कि वो कंपनी ए की भी सब्सिडियरी मानी जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ए जो है वो बी के थ्रू कंपनी सी को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल तो ए के ही हाथ में है ना अल्टीमेटली। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट होल्डिंग या डीम्ड सब्सिडियरी। और ये जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इन कॉर्पोरेट लेयर्स की एक लिमिट सेट कर सके। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ना बना लें। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का यूज अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग या फंड्स को इधर से उधर करने जैसी इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। तो ये रेगुलेशन कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने सब्सिडरी की इतनी बात कर ली, आप जरा होल्डिंग कंपनी की भी बात कर लेते हैं। सेक्शन 246 इसे बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन करता है। ये बेसिकली सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन का बिल्कुल उल्टा है, यानी रिवर्स है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, उसे ही हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सिंपल एज दैट। तो हमने डेफिनेशंस तो सारी समझ ली, सब्सिडरी क्या है, होल्डिंग क्या है, टेस्ट्स क्या है, लेकिन इन सब का फायदा क्या है? ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका रियल वर्ल्ड बिजनेस और फाइनेंस में क्या सिग्निफिकेंस है? चलिए अब इसकी बात करते हैं, द बिग पिक्चर। देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर। आपने दो टर्म सुने होंगे, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल्स तो सिर्फ एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं, लेकिन जब एक होल्डिंग कंपनी होती है तो उसके लिए लॉ ने मैंडेटरी किया है कि उसे अपनी सारी सब्सिडरीज के फाइनेंशियल्स को जोड़कर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम प्यार से सीएफएस कहते हैं, बनाने पड़ेंगे। ये सीएफएस पूरे ग्रुप को एक सिंगल कंपनी मानकर उसकी असली फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं और इसी को हम कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इस पूरी डिस्कशन का समरी क्या है? इन शॉर्ट, ये होल्डिंग सब्सिडरी क्लासिफिकेशन सिर्फ एक लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। पहली बात, ये लीगल कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लियर लाइंस ड्रॉ करती है। दूसरी, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी सीएफएस को मैंडेटरी बनाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को और रेगुलेटर्स को एक पूरे कॉर्पोरेट ग्रुप की फाइनेंशियल हेल्थ का एक ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। और इससे आखिरकार कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और सबका सिस्टम में विश्वास बना रहता है।